हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सर, this video, you know what this video is, you saw the banner. I just want to tell you a few things. One, this is a very latest lecture updated for November 2022 और इसमें जो मैंने मटेरियल यूज किया है ये मेरा एब्सोल्युटली लेटेस्ट मटेरियल है जो नवंबर 22 और मई 23 के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास कोई पुराना मटेरियल है और अगर इसमें आपको मेरी स्क्रीन पे जो मटेरियल में चेंजेस दिख रहे हैं वो अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो प्लीज 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 आप अपने नोट्स में मेरे स्क्रीन के हिसाब से अपडेट कर लेना, बिकॉज स्क्रीन में जो है वो फाइनल है, वो नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है और पूरा अमेंडेड है। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके नवंबर 22 के लिए, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके साथ मैंने नवंबर 22 का रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा है। तो प्लीज 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 जाकर के वो प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए या उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके नवंबर 22 के लिए जो भी वीडियोस रेलेवेंट है ना, वो एक जगह पे मैं सारा चैप्टर वाइज डाल दूंगा, तो आपको उससे बहुत ईजी हो जाएगा रिवीजन करना अभी भी और एग्जाम के पहले भी। और गाइस, बहुत एनर्जी लगती है रिवीजन वीडियो में और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियोस होते हैं ताकि बकवास कम हो और उसी समय में हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर लें। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू शो सम लव, बिकॉज ट्रस्ट मी, योर अप्रिशिएशन इज द ओनली मोटिवेशन, इज द ओनली थिंग दैट आई नीड एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। सो हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंटिल देन सी यू। हाँ जी सर, क्या करने वाले हैं? सेबी एक्ट और सेबी एलओडीआर का पूरा रिवीजन करेंगे एंड टू एंड। सेबी एक्ट पहले रिवाइज करते हैं। सेबी एक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एक्ट सबसे पहले तो एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में सेबी बोर्ड, और उसके बाद उसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दिया गया था 1992 में, 1992 में, 1922 नहीं 1992 में। तीन ऑब्जेक्टिव है सर, तीन ऑब्जेक्टिव है, याद करना है, बस प्रोटेक्ट करना है, किसी को डेवलप करना है और रेगुलेट करना है। प्रोटेक्ट किसको करना है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। डेवलप किसको करना है? सिक्योरिटीज मार्केट को। और इन दोनों को करने के लिए रेगुलेट करना है क्या? रेगुलेट securities market, so protection of the interest of the investors, promoting the development of the securities market and regulating the securities market, ये ऑब्जेक्टिव है। सेबी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील होता है, कैन सू, कैन बी सूड, और प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकता है। नरीवन पॉइंट में ऑफिस से चले जाना अगर जाना हो तो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन याद करो, एक चेयरपर्सन होगा, दो मेंबर होंगे जो मिनिस्ट्री से आएंगे, एक मेंबर होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आएगा, और 5 और मेंबर होंगे जिसमें से कम 3 होल टाइम मेंबर होंगे। और ये जो पहला वाला चेयरपर्सन है और ये जो 5 मेंबर है ना, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। बाकी मिनिस्ट्री का तो जो बंदा होगा वो आके बैठ जाएगा और आरबीआई का तो बंदा जो होगा आके बैठ जाएगा। सर ये जो आप बोल रहे हो सीजी नॉमिनेट करेगा, वो सीजी किसको नॉमिनेट करेगा? सीजी नॉमिनेट करेगा आईएएस को, इंटीग्रिटी, एबिलिटी और स्टैंडिंग वाले बंदे को, जिसने कैपेसिटी दिखाया इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और हैज नॉलेज और एक्सपीरियंस। कितने साल का नॉलेज, कितने साल का एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, बस नॉलेज और एक्सपीरियंस लिखा है। सर ये जो सेबी बोर्ड है ना, इसका काम क्या होगा पता है? इसके पास हर वो काम जो सेबी एक्ट को करना होता है वो वेस्ट हो जाता है सेबी बोर्ड के पास। द जनरल सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बोर्ड शेल वेस्ट विद द बोर्ड मेंबर्स। अब सर उसके बाद अभी टर्म्स की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कितने साल के लिए अपॉइंट करोगे, तो आपके चेयरपर्सन को और 5 और मेंबर को आप 5 साल के लिए अपॉइंट करोगे। क्या आप री अपॉइंट कर सकते हो? बिल्कुल री अपॉइंट कर सकते हो। कितने समय के लिए एलिजिबल होंगे सर? कितने साल तक के लिए? 65 ईयर्स। आगे चल के हम सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे, वहां पे कितना था? 70 ईयर्स। उसके आगे चल के हम सेबी एलओडीआर पढ़ेंगे, वहां पे कितना था? 75 ईयर्स। लेकिन यहां पे कितना है? 65 ईयर्स है। 65 ईयर्स तक के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद क्या आप टर्मिनेट कर सकते हैं ऑफिस आपका? बिल्कुल। वो जो चेयरपर्सन है और जो 5 पर्सन है, होल टाइम मेंबर नहीं, वो जो 5 मेंबर है उनको टर्मिनेट कर सकते हो। 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अगर 3 महीने का नोटिस नहीं दे रहे हो तो 3 महीने की सैलरी दे दो उनको। क्या वो खुद से छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। 3 महीने का उनको रेलिंक्विश करने के लिए क्या देना पड़ेगा? 3 मंथ्स नोटिस इन राइटिंग। अगर आपने नोट्स में अपने वो बनाया है टर्मिनेट, रिलीज और टर्मिनेट, रेलिंक्विश और रिमूव, तो वहीं से देख लो। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? रिमूव किसको कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिमूव एनी मेंबर अगर आई एम ऑफ अब्यूज होता है। आई इंसॉल्वेंट, adjudicated insolvent. M mind, unsound mind, declared of unsound mind. Of convicted of offense involving moral turpitude. Abused क्या है सर? In the opinion of the in the opinion has abused his power so as to contribute his continuation detrimental to the public interest. Render his continuation detrimental to the public interest मतलब क्या? आपने ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको यहां पे सर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर के निकाल दिया जाएगा। मीटिंग के बारे में प्रोविजन इन्होंने बोला जैसे हम प्रिस्क्राइब कर देंगे। अच्छा हुआ इन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कोई तो डायरेक्टर है, कोई तो मेंबर है बोर्ड में जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बोर्ड की मीटिंग में। कौन है वो मेंबर? अब मेंबर
डायरेक्टर हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं एंड ही हैज एनी पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द डिस्कशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द बोर्ड मीटिंग, ही हैज एनी पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन अ मैटर कमिंग अप फॉर कंसिडरेशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, इन दैट केस डिस्क्लोज एंड डू नॉट पार्टिसिपेट। उसके बाद सर अगर कोई वैकेंसी होती है, कोई डिफेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो इनवैलिडेट नहीं करेगा प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, पता है। उसके बाद सर पावर एंड ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। सेबी का ड्यूटी क्या होगा? सेबी का ड्यूटी वही होगा जो सेबी एक्ट का है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डेवलप करना सिक्योरिटीज मार्केट और क्या करना? रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट को। लेकिन सेबी के पावर क्या है? तो सबसे पहले मैंने बोला रेगुलेट, फिर प्रोमोट, फिर प्रोहिबिट, फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। रेगुलेट क्या क्या चीजें करेगा दोस्तों? रेगुलेट क्या क्या चीजें करेगा? सबसे पहले तो रेगुलेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, उसके बाद रेगुलेट करेगा आपके जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड लोग हैं। अब आपको पता है कि वेंचर कैपिटल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम दोनों यहां पे रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए आप बस इतना याद कर लो, सेक्शन 12 में जो लोग रजिस्टर हो रखे हैं। उसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट एंड रेगुलेट करेगा, और सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर ऑफ शेयर्स, अगर हॉस्टाइल टेक ओवर ऐसा कुछ हो रहा है तो उन लोगों को भी रेगुलेट करेगा। प्रमोट क्या करोगे सर आप? एक सेकेंड, रेगुलेट 4 चीजों को करोगे, स्टॉक एक्सचेंज को, सेक्शन 12 वाले रजिस्टर्ड पर्सन को, उसके बाद सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, और सब्सटैंशियल टेक ओवर वाली चीजों को। और प्रोहिबिट किसको, प्रमोट किसको करोगे? प्रमोट करोगे इन्वेस्टर के एजुकेशन को, प्रमोट करोगे इंटरमीडिएरीज की ट्रेनिंग को, और आप प्रमोट करोगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रमोट करोगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन और ट्रेनिंग। और प्रोहिबिट किस चीज को करोगे? इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके अलावा आप इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑडिट वगैरह सब चीज कर सकते हो। किसका? म्यूचुअल फंड का, स्टॉक एक्सचेंज का, इंटरमीडियरी का, कोई एसोसिएट ऑफ पर्सन का, किसी का भी आप क्या कर सकते हो? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑडिट। अब इंक्वायरी, इंस्पेक्शन करने के लिए अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो आप किसी बैंक से मांग सकते हो, किसी भी और अथॉरिटी से मांग सकते हो, और चाहो तो बाहर की कंट्री के सिक्योरिटीज लॉ से भी मांग सकते हो। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ फ्रॉम सेबी। कहीं बाहर से भी आप चाहो तो सेबी काउंटर पार्ट से मंगवा सकते हो, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सर समझ आ रहा है? अरे रे मेरे साथ रिवाइज कर लो, मेरा रिवीजन थोड़ी करना है मेरे को, तुम लोग मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो। मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद सर आपके पास वो पावर होगा जो एससीआरए का पावर है। एससीआरए ने तुमको जो पावर दे रखा है, और आपके पास रेगुलेशन बनाना, फलाना ढिमकाना पावर होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि भैया लिस्टेड कंपनी अगर है ना, कौन? लिस्टेड कंपनी। अगर एक लिस्टेड कंपनी है, या कंपनी जो लिस्ट होने की तादाद में है, अ कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? यू कैन डू सच इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, बट देयर शुड बी ईदर अ केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग और case of a fraudulent or unfair trade practice, and you will do it after giving reasonable ground to be heard, reasonable ground to believe। अगर आपके पास reasonable ground to believe होगा कि अगर वो लोग insider trading में या unfair trade, सर ये अभी याद कर लो क्योंकि आगे जाके रिपीट होना है। अपने को पता है अगर एक लिस्टेड कंपनी है या फिर एक पब्लिक कंपनी है जो लिस्ट होना चाहती है, अपना सिक्योरिटी लिस्ट करवाना चाहती है, और अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो सीजी क्या कर सकता है? उनका इंस्पेक्शन, इंक्वायरी अंडरटेक कर सकता है। सिविल कोर्ट का पावर क्या होता है? पार्सेलो भाई ठीक है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट। सेबी के पावर क्या होंगे अगर एक इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा है या इंक्वायरी इंस्पेक्शन खत्म हो चुका है? अगर इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा है या इंक्वायरी, किसी ने मेरे को कहीं तो भी आज कोई क्वेश्चन दिखा था, मैं उसका जवाब दे नहीं पाया। अगर इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा है या इंक्वायरी इंस्पेक्शन खत्म हो गया है, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरेस्ट में हमको ये करना चाहिए, तो आप ये सारे ऑर्डर पास करोगे। 6 ऑर्डर है दोस्तों, 6 ऑर्डर है, मैं 10 दिखा के 6 बोल रहा हूं। 6 ऑर्डर है। कौन से 6 ऑर्डर होंगे? पहला, सस्पेंड दी ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन दी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आप उसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकते हो। दूसरा, आप किसी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भैया तू एक्सेस नहीं करेगा सिक्योरिटीज मार्केट को, या फिर आप उसको प्रोहिबिट कर सकते हो, तू किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं रहेगा। तीसरा, आप ऑफिस बेरर को या स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिस बेरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फिर किसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को सस्पेंड कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था, एनएससी ने चित्रा रामकृष्णा को सस्पेंड किया। क्यों? क्योंकि तो सस्पेंड कर सकते थे, सॉरी वो तो 2016 में ही चली गई थी, उसको सस्पेंड कर सकते थे अगर उनको एनएससी पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा इंपाउंड एंड रिटेन प्रोसीड्स फ्रॉम दी सिक्योरिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो भी प्रोसीड्स है उसको इंपाउंड एंड रिटेन कर लेना। आप किसी इंटरमीडियरी को बोल सकते हो कि नॉट टू डिस्पोज ऑफ और एलियनेट फ्रॉम एनी एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। एलियनेट मतलब उसको छोड़ना मत, डिस्पोज ऑफ मत करना। और उसके अलावा उन असेट्स के अलावा किसी और असेट को या बैंक प्रॉपर्टी को आप चाहो तो अटैच कर सकते हो, लेकिन अटैच जो है ना 90 दिन से ज्यादा के लिए मत करना। और जब आप अटैच करोगे ना तो 90 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना किसके पास? किसके पास पहुंच जाओगे?
बोलो बोलो, सेबी बोर्ड किसके पास जाएगा? स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा, और स्पेशल कोर्ट के पास जाकर के अटैचमेंट कंफर्म करवा लेगा। जब अटैचमेंट कंफर्म हो जाता है तो कंटिन्यू होगा आपके प्रोसीडिंग के एंड तक। ये छह ऑर्डर है सर। क्या है 6 ऑर्डर है? पहला तो आप ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का ही सस्पेंड कर दो, दूसरा आप बंदों को सस्पेंड कर दो ट्रेडिंग करने से, तीसरा आप ऑफिस बेरर के बंदों को सस्पेंड कर दो, चौथा आप क्या करो, इंपाउंड एंड रिटेन कर लो, जब्त कर लो जो भी है। जब्त करने के बाद बोलना भाई डिस्पोज ऑफ मत करना, तू एलियनेट मत करना, और चाहो तो और भी कोई बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी जो सो फार एज इट रिलेट्स टू द प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व, मतलब भाई वो उससे ना कहीं लेना देना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अपने भाई का जाके बैंक अकाउंट सीज कर रहे हो, लेना देना होना चाहिए, उसको आप अटैच कर सकते हो। और ये जो आप अटैच करोगे ये क्या होगा सर? आपको जाके स्पेशल कोर्ट का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। और ये जो डीईएफ वाला पॉइंट है, डीईएफ कौन सा है? ये तीनों पॉइंट जो है ना, वो अगर आप उसमें अगर आप एक्शन लेने की बात कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी जो लिस्ट होने वाली है, तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉड का केस दिखना चाहिए। उसके अलावा सर डिस्गॉस्ट फंड बहुत सिंपल है। कहां पे जाके वो फंड बैठेगा? याद कर लो, डिस्गॉस्ट फंड जो है वो आईईपीएफ में जाके बैठेगा। कहां बैठेगा? बोलो एक बार बोलो ना। आई कौन सा पीएफ? आईपीईएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। एमसीक्यू में जिस दिन आएगा उस दिन लग जाएंगे, एमसीक्यू में जिस दिन आएगा उस दिन लग जाएंगे। मेरी बात सुनो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। अब उसके बाद सेक्शन 11 ए बी सी डी, अपन 11 डबल ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम करेंगे, लेकिन ए बी सी डी ए किस बारे में बात करते हैं सर? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब अगर आप कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट ला रहे हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ला रहे हो जिससे आप पैसे रेज करना चाहते हो, अगर इस तरह का कोई चीज है ना, तो उसको रेस्ट्रिक्ट, रेगुलेट और क्या कर सकता है? वो प्रोहिबिट कर सकता है। ये किसका पावर है? सेबी का। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, सेबी में रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू इशू ऑफ कैपिटल और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, और प्रोहिबिट एंड रेस्ट्रिक्ट इशूइंग प्रोस्पेक्टस, मतलब हम आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने से रोक सकते हैं। 11 डबल ए पे आते हैं सर। 11B क्या है? 11B बस इतना है, तुम चाहो तो डायरेक्शंस इशू कर देना और तुम चाहो तो पेनल्टी लेवी कर देना। अब तुमको समझ आएगा, सेबी में लेवी पेनल्टी 15A से 15H तक इंक्लूडिंग ईए ईबी ये सारे पेनल्टीज। हाँ भाई पता है, पेनल्टी लेवी कर सकता है, सेबी का पावर है, और उसको जो भी डायरेक्शंस इशू करना है डायरेक्शंस इशू कर सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि भैया अफेयर्स डेट्रीमेंटल नहीं होने चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए इंटरमीडियरी का। 11C इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों सुनो। 11A था प्रोस्पेक्टस का, 11B था डायरेक्शन वगैरह का, ठीक है। 11C क्या है? इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। क्या सेबी किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? हाँ सर, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला ना इंस्पेक्शन ऑडिट कर, इंस्पेक्शन इंक्वायरी कर सकता है। अरे मैं पूछ रहा हूं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्या? हाँ इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है सर। आप सेबी हो ना, आप किसी भी आईपैजम का, इंटरमीडिएरी और पर्सन एसोसिएटेड विद स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि कोई ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज आर बीइंग डेल्ट विद अ मैनर डेट्रीमेंटल, और आईपैजम हैज वायलेटेड एनी प्रोविजन, या तो कोई गलत काम हो रहा है या आपने कोई प्रोविजन का वायलेशन किया है। क्या सर? इफ द ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज आर बीइंग डेल्ट इन अ मैनर डेट्रीमेंटल, और दूसरा अगर आईपैजम हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो क्या होगा दोस्तों? तो एक सेकेंड, हाँ मेरे को तुम्हारी चैट दिख नहीं रही थी अभी तक। आईपीएफ, ठीक है सर। मैं कह रहा हूं अगर आपका डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट हो रहा है, या फिर अगर आप प्रोविजन का ब्रीच कर रहे हो, तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू। जैसे ही किसी आईपैजम का इन्वेस्टिगेशन होता है, इंटरमीडिएरी और पर्सन एसोसिएटेड विद स्टॉक मार्केट का जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें क्या होगा? उसमें ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी कि वो सारा बुक, सारा रिकॉर्ड, सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर के दे देंगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को। बुक्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी और द आईपैजम आप ले जाकर के दे दोगे, प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस जमा करोगे और दे दोगे जाकर के। जब आप दे दोगे तो उसकी कस्टडी 6 महीने की होगी। 180 दिन नहीं लिख सकते थे भाई, पागल हो ऐसे कैसे? छोटे बच्चे हो क्या? 6 महीने के अंदर अंदर आपको बुक्स वापस कर देंगे सर। अगर चाहिए तो आप वो लोग वापस भी बुक्स मंगवा सकते हैं। एग्जामिनेशन और ओथ, गीता पे हाथ रख के कसम खानी है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है ना, वो मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, या किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय को अपने पास बुला सकता है पर्सनली आने के लिए। आने के बाद क्या करेगा? कुर्सी में बैठाएगा, उसको क्या करेगा? सुनो मेरी बात, कुर्सी में बैठाएगा, उससे चीजें बुलवाएगा, उसको राइटिंग में लिख लेगा, और राइटिंग में लिखने के बाद उसको पढ़ के सुनाएगा और उसका सिग्नेचर ले लेगा, और सिग्नेचर लेने के बाद भैया वो एविडेंस हो गया और वो कोर्ट ऑफ लॉ में यूज हो सकता है। अगर वो बंदा जिसको आपने बुलाया, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है या आ नहीं रहा है या साइन नहीं कर रहा है, इफ द पर्सन फेल्स टू प्रोवाइड फॉर द बुक्स और रिकॉर्ड्स और टू अपीयर बिफोर आईए पर्सनली और टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, ही विल बी लायबल फॉर अ जेल और फाइन। जेल कितना सर? 1 साल तक का, एंड और फाइन अप टू 1 crore प्लस 5 लाख रुपीस पर डे। जेल कितना
1 करोड़ 1 साल तक का, एंड फाइन जो है 1 करोड़ से लेके 5 लाख रुपए पर डे। सर्च एंड सीजर वेरी सिंपल, कौन सर्च एंड सीजर कर रहा है सर? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है सर्च एंड सीजर करेगा, लेकिन सर्च एंड सीजर करने के दौरान उसको पहले यह लगना चाहिए कि डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, म्यूटिलेट, फॉल्सिफाई, सीक्रेटेड हो रहा है। क्या हो रहा है सर? डैम एफएस, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, म्यूटिलेट, फॉल्सिफाई और सीक्रेट। अगर यह हो रहा है आपका आपके बुक्स का, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? वो एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट को या जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट। मजिस्ट्रेट को या जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट को आप क्या करोगे? एप्लीकेशन दोगे कि हमको सीजर करना है। अगर वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो आप एंटर सर्च एंड सीजर मारोगे, और वो चाहे तो किसी भी लोग का असिस्टेंस ले सकता है। भाई एक चीज याद कर लो ना, कि जब भी सर्च एंड सीजर कर रहे हो, जब भी कहीं घुस रहे हो ना तुम, तो तुमको असिस्टेंस लेके चले जाना। तुम असिस्टेंस पुलिस ऑफिसर का या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर का असिस्टेंस ले सकते हो। अभिषेक नालायक। सुनो सर, और जो आपका लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उन लोगों का अगर आपको सर्च एंड सीजर करना है तो इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन का केस दिखना चाहिए, और जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक आपके कस्टडी में बुक्स रहेगा। सर 11C बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है? सुन लो मेरी बात। कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? सेबी। किसके ऊपर? आईपैसम, इंटरमीडिएट और पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट। उसमें अगर आपको लग रहा है कि डेट्रीमेंटल टू सिक्योरिटीज मार्केट कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये करने की जरूरत है, किसी ने वायलेट किया है प्रोविजन को, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन करोगे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुनो, आप जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दोगे, वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, एम्प्लॉय जो भी है, वो बुक्स को प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस करेगा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने। बुक्स को, रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, हर चीजों को प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आपके कस्टडी में 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद सर एग्जामिनेशन ऑन ओथ का प्रोसेस आपको आता है कि उसको अपीयर पर्सनली करने बोलोगे, उसकी बातें you'll take down in writing and then you'll take his signature and thereafter it will be used as an evidence। अगर वो आता नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं देता है या वो साइन करना चाहिए उसको वो कर नहीं रहा है, तो 1 साल की जेल होगी या फिर आपको 1 करोड़ प्लस 5 लाख रुपए पर डे की फाइन लगेगी। सर्च एंड सीजर क्या है? 2 लोग का अप्रूवल लगेगा, जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट का और मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लगेगा, तो आप सर्च एंड सीजर कर सकते हो। सर्च एंड सीजर कर लोगे तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपने इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने तक अपने पास रखना। 11D जो है सर आपके May 22 के पेपर में आया था, मस्त एकदम। सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग क्या है? सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग कहता है कि अगर सेबी को ऐसा लगता है कि कोई एक्ट, रूल्स या रेगुलेशन का वायलेशन हुआ है या लाइकली वायलेशन होने वाला है, तो वो सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। इट कैन पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम कमिटिंग सच वायलेशन। अब मेरी बात सुनो सर, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या फिर कोई पब्लिक कंपनी है जो इंटेंड कर रही है लिस्ट होना, तो इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस का केस होगा, तभी सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर पास होगा, वरना सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर नहीं पास होगा। 11A क्या था सर? प्रोस्पेक्टस इशू करना। 11B क्या था? डायरेक्शंस इशू करना और पेनल्टी लेवी करना। 11C क्या था? इन्वेस्टिगेशन करना। और 11D क्या है? सीज एंड डिसिस्ट। उसके बाद सर 11AA पे आ जाते हैं। 11AA क्या था? ये भी आपके मई 2022 में आ गया। 11AA है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। करेक्ट अभिषेक। इनसाइडर ट्रेडिंग इन फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है? सुनो मेरी बात, सेक्शन 11AA। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब क्या? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इज अ स्कीम इन विच यू आर मीटिंग द 5 कंडीशंस। पहला, अगर आप इन्वेस्टर्स जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन को पूल कर रहे हैं एंड दे विल बी यूटिलाइजिंग इट फॉर द स्कीम, दे आर contributing such money with an intention of earnings profit or income or produce or any property out of such investment, and such investment is being managed on behalf of the investor by a person. The investors do not participate in the day to day affairs and such other conditions as may be prescribed। सर 5 कंडीशन है पी मोदी। कोशिश करना सीक्वेंस में याद होने की, कोई लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा प्रॉफिट के इंटेंशन से इकट्ठा कर रहे हैं, इन्वेस्टर मैनेज करेगा, हम डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंड सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या बोला सर मैंने? पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसे को स्कीम के हिसाब से यूटिलाइज करेंगे, हमको चाहिए रिटर्न, इन्वेस्टर वो एक मैनेजर मैनेज करेगा, हम डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इन सच अदर कंडीशंस। ये 5 कंडीशन अगर मीट करते हैं ना तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा जाता है। पर सर कुछ चीजें ऐसी लगती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पर वो सीआईएस होता नहीं है। फॉलोइंग स्कीम शैल नॉट बी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कौन से? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये रट नहीं सकते, तो एक बार बस दिमाग में जाने दो क्या क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अच्छा पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, डिपॉजिट अंडर कंपनीज एक्ट, निधि कंपनीज जो डिपॉजिट लेते हैं, चिट बिजनेस जो है चिट फंड का, सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड एंड अदर नोटिफाइड चीजें। मतलब सर ये चिट फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डिपॉजिट जो निधि कंपनी लेती है या कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट आता है, ये सब कुछ भी सीआईएस में नहीं आता। लेकिन भाई सुन ले, अगर तुम कोई पूलिंग ऑफ फंड कर रहे हो और उसको जाके रजिस्टर नहीं करवा रहे हो ना, और अगर वो ये एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है जो पॉइंट 2 में है, तो कॉर्पस अमाउंट अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, कॉर्पस अमाउंट अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको डीम्ड सीआईएस माना जाएगा। कॉर्पस अमाउंट अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब तो आपको पता चली गया है मालिक की कॉर्पोरेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम डिफाइन करना क्यों जरूरी है। जैसे ही हम तुमको सीआईएस डिफाइन करेंगे, तुमको जाके अपनी स्कीम को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं रजिस्टर करवाओगे तो तुम्हारे पे पेनल्टी ठोक देंगे। कौन सी पेनल्टी कोई बता सकते हैं?
कौन सी पेनल्टी कोई बता सकता है? 15A अकाउंट्स, 15B भाई अग्रीमेंट नहीं किया, 15C चिढ़ गया इन्वेस्टर, 15D धोखा दिया। किसने धोखा दिया? CIS ने धोखा दिया, CIS ने धोखा दिया, CIS ने धोखा दिया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का। उसके बाद सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आंखें बंद करके देखो कौन सा चेहरा नजर आ रहा है आपको, ये चीजें दिख रही है क्या? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसको किसको लेना पड़ेगा? 3 कैटेगरी में है सर। पहला कैटेगरी स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर, आप लोगों की स्पीड पे, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू एन इशू, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सर स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ट्रस्टी टू अ ट्रस्टीड, भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, उसके बाद 2 और क्या था सर? पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये लोगों को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सेकंड स्लैब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कस्टोडियन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कस्टोडियन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड सच अदर इंटरमीडिएरीज एज मे बी एसोसिएटेड, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और तीसरे स्लैब में 4 लोग आते थे सर, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट। ये सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन 12 है सर। सेक्शन 12A क्या कहता है? सेक्शन 12A आप लोगों को 3 चीजें करने से प्रोहिबिट करता है। 3 तरह की चीजें, बस इतना ही याद कर लो। पहला, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस मत यूज करना। दूसरा, इनसाइडर ट्रेडिंग मत करियो। और तीसरा, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज मत करो। सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ, कोई बात नहीं ऋषभ, इसलिए तो रिवीजन होता है। रिवीजन मतलब क्या है? भूले हुए चीजों को याद करना। चलो मेरी बात सुनो, सेक्शन 12A, सेक्शन 12A क्या होता है? सेक्शन नहीं, सेक्शन 12A क्या होता है? सेक्शन 12A होता है आपका प्रोहिबिशन। 3 चीजें प्रोहिबिटेड है, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस यूज करना, इनसाइडर ट्रेडिंग करना और सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज या कंट्रोल करना। सर ये देखो, पहली 3 पॉइंट जो है ना मैनिपुलेटिव डिवाइसेस से रिलेटेड है कि मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस मत यूज करना किसी परचेज या सेल के लिए, डिफ्रॉड मत करना और कोई ऐसे एक्ट में एंगेज मत होना जिससे किसी का फ्रॉड हो रहा है। देख भाई एग्जाम में लिख तो पाना है नहीं, क्योंकि पीएचडी तो करनी नहीं है, तो बस इतना याद कर लो भाई, फ्रॉडलेंट एंड पहला तो प्रोहिबिट कर रहा है मैनिपुलेटिव और डिवाइस डिसेप्टिव डिवाइस यूज करने के लिए, दूसरा प्रोहिबिट कर रहा है डिफ्रॉड करने के लिए और तीसरा प्रोहिबिट कर रहा है फ्रॉड करने के लिए। उसके बाद 2 पॉइंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग मत करना और कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में डील मत करना और कोई कंट्रोल एक लिमिट के बियॉन्ड मत करना बिना रेगुलेशन के कंप्लायंस किए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? 3 पॉइंट, मैनिपुलेटिव एंड, मैं ना क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि तुम लोग को दिमाग में घुसता जाए। मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस, इनसाइडर ट्रेडिंग, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। दोस्तों रिवीजन का एक असूल है, रिवीजन का एक उसूल है, अपने दिमाग से इनपुट मत बाहर आने दो, दिमाग में इनपुट जाने दो। रिविजन कर रहे हैं मतलब विजन में हमारे तो कुछ है नहीं, हमको पता है, पर विजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लो। सेक्शन 13 क्या है? ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पार्लियामेंट में अप्रोप्रिएट करके आपको अप्रोप्रिएट ग्रांट दे देगा। वो जो पैसे हैं, ग्रांट के पैसे जो आएंगे आपके पास, वो कहां पे डालोगे? वो डालोगे आप सेबी जनरल फंड में, वो आप सेबी जनरल फंड में डालोगे। और इसमें कौन कौन से पैसे आते हैं सर? जो आपको ग्रांट के पैसे मिले हैं, जो आपको फीस मिला है, जो आपने चार्ज रिसीव किया है, ये सारे पैसे आ जाएंगे। और उसको क्यों यूटिलाइज करोगे? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए, जैसे कि सैलरी रेम्यूनरेशन हो गया, एक्सपेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन हो गया और ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। ये सारे बेसिक खर्चे करोगे, मतलब ऑपरेटिंग इनकम आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जाएगा। सेक्शन 15 अकाउंट्स एंड ऑडिट। आपके अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन करेगा? बोर्ड करेगा। कौन से फॉर्मेट में करेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीएजी के साथ मिलकर के प्रिस्क्राइब करेगा। अब इसकी ऑडिट तो करवानी पड़ेगी सर। ऑडिट कौन करेगा? सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेगा, उसका खर्चा बोर्ड अपने आप बेयर करेगा। और जो सर्टिफिकेट अकाउंट्स और जो सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट होगा, उसको मिला करके तुम हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देना कि भैया हमारी जो एक ब्रांच है सेबी, उसने सिर्फ इतना पैसा कमाया इस बार। मैंने तुमको बताया था जनरल फंड, नाम जनरल है और 3000 करोड़ रख रखे, हमारे बैंक अकाउंट में 3000 ना मिले। सुनो मेरी बात सर, सेक्शन 15A से लेकर के 15HB तक, 15A से लेकर के 15HB तक आराम से पेनल्टी दिमाग में जाने दो। जो भी पेनल्टी आएगा दिमाग में जाने दो। सुनो मेरी बात, सुनो 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 मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? सेक्शन 15A बात करता है अकाउंट्स के बारे में। अगर आप अकाउंट्स को फेल हो, इफ यू फेल टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और एनी अदर थिंग टू द बोर्ड ऑन द टाइम, या फिर अगर आप फेल हो जाते हो फर्निश करने के लिए, या फिर अगर आप अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते हो, तो आप पे कितनी पेनल्टी लगेगी? बेस पेनल्टी है सर, ये तो याद ही करना पड़ेगा। मिनिमम 1 लाख, उसके ऊपर 1 लाख रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। मिनिमम 1 लाख अप टू, उसके बाद 1 लाख रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। 15A का अकाउंट्स हो गया। 15 क्या है? बी क्या है? भाई अग्रीमेंट कर लेना। इफ यू आर एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद योर क्लाइंट बट यू फेल टू एंटर इनटू सच अग्रीमेंट, देन इन दैट केस द बेस पेनल्टी। बेस पेनल्टी क्या है बोलो? अरे बोलो जुबा के इसरी बोलो। 1 लाख रुपीज
प्लस 1 लाख रुपीस पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ रुपीस। 15C क्या है? चिढ़ गया इन्वेस्टर। अगर कोई इन्वेस्टर ने ग्रीवेंसेस रेज किए थे, बोर्ड ने आपको बोला भाई ग्रीवेंसेस रिजॉल्व कर दे, पर उसके बाद भी अगर तुम ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं कर रहे हो, रीड्रेस नहीं कर रहे हो, तो आप पे बेस पेनल्टी लग जाएगी। 11D, धोखा दिया सीआईएस ने। या तो सीआईएस ने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाया, या फिर सीआईएस ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था लेकिन उसने किसी टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं किया, उसने अपने स्कीम्स को लिस्ट नहीं किया, यूनिट सर्टिफिकेट नहीं डिस्पैच किया, जो पैसे आपको रिफंड करने थे वो रिफंड नहीं किया, या जो पैसे इन्वेस्ट करने थे उसको इन्वेस्ट नहीं किया। बेसिकली सर आपका काम यही होता है ना, आप सीआईएस हो तो पहले अपने आपको रजिस्टर करवा के सीओआर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेना। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं किया तो तुम पे लग जाएगी पेनल्टी। पर अगर तुमने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया तो आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई करना है, जो स्कीम तुम्हारी है उसको ले जाके लिस्ट करना है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको यूनिट सर्टिफिकेट इशू करना है, जिनको यूनिट सर्टिफिकेट नहीं इशू करोगे, जिनके एप्लीकेशन मनी है उनको रिफंड करना है, और जो पैसे उठा लिए हैं उसको इन्वेस्ट करना है स्कीम के हिसाब से। ये पूरा काम होता है आपका। इनमें से कुछ भी अगर नहीं करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? बेस पेनल्टी वापस से लग जाएगा। मिनिमम 1 लाख प्लस 1 लाख रुपीस पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। 15E, 15EA, 15EB ये तीनों बात करता है रेगुलेशन के बारे में। पहला, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं करती है, उसके बाद तीन बड़े लोग, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर ये तीनों लोग अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट जो है वो लोग अगर रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगेगी। सर तीनों में यूं तो हो जानी चाहिए थी बेस पेनल्टी, पर बड़ा कौन? बड़ा कौन? बड़े हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इनके लिए ना अपर लिमिट बढ़ा देते हैं। अपर लिमिट इनके लिए कर देंगे हायर ऑफ 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द गेन मेड आउट ऑफ सच फेलियर, वो उनका हायर लिमिट होगा। मिनिमम तो 1 लाख और 1 लाख रुपीस पर डे तो लगना ही है। 15F वेरी इंपॉर्टेंट, फेलियर ऑफ सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर। अगर एक स्टॉक ब्रोकर 3 काम करने में फेल हो जाता है, पहला क्या दोस्त? पहला क्या? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं इशू करते हो। क्या नहीं इशू करते हो? कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं इशू करते हो इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, अगर आप सिक्योरिटीज टाइम पे डिलीवर नहीं करते हो या पेमेंट टाइम पे नहीं पे करते हो। और तीसरा, अगर आप ब्रोकरेज चार्ज करते हो इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, तो आप पे लगेगी पेनल्टी। सबसे पहले सर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर्मेट में नहीं दिया तो उसके लिए पर डे पेनल्टी का क्या मतलब है? तो इन्होंने बोला 1 लाख रुपए अप टू 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। पर अगर तुमने अगर सिक्योरिटीज डिलीवर नहीं किया टाइम पे तो तुम पे बेस पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख रुपीस प्लस 1 लाख रुपीस पर डे अप टू 1 करोड़। पर अगर ब्रोकरेज ज्यादा चार्ज किया है ना तो 1 लाख रुपीस मिनिमम लेंगे। 1 लाख रुपीस पर डे का मतलब नहीं बनता। मैक्सिमम कितना लेंगे अपन? मैक्सिमम कितना लेंगे अपन? 5 टाइम्स ऑफ द ब्रोकरेज चार्ज, 5 टाइम्स ऑफ द ब्रोकरेज चार्ज। जितना ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज किया आपने, मतलब जो लिमिट थी उससे एक्सेस ब्रोकरेज जितना चार्ज किया उसका 5 गुना हम आपसे पैसा लेंगे। दोस्तों अगर किसी के पास नोट्स में अगर पुरानी पेनल्टी में गलती से मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए को काटा नहीं है, शायद पुराने वाले नोट्स में मैंने 1 लाख की लिमिट को काटा नहीं था, प्लीज उसको काट देना अगर आपके पास किसी के पास पुराने नोट्स हैं। अब मेरी बात सुनो, 15G जो है इनसाइडर ट्रेडिंग, G क्या है? घर का भेदी। F क्या था? फेलियर ऑफ स्टॉक ब्रोकर। G क्या है? घर का भेदी, या फिर G हाँ मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या सर? अगर आप अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में डील करते हो या किसी और को देते हो और वो उसमें डील करता है, भले उसने मांगा या नहीं मांगा, या फिर सर अगर आप काउंसिल करते हो, आप जाके किसी से इनसाइडर इंफॉर्मेशन मांगते हो, तो आप क्या हो जाओगे? इनसाइडर ट्रेडिंग के लायबल हो जाओगे। रिवीजन का कोई मतलब नहीं अगर इसका लैंग्वेज नहीं देखोगे। इफ एनी इनसाइडर हु either on his own behalf or on the behalf of any other person deals in securities of a body corporate listed on any stock exchange on the basis of unpublished price sensitive information, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप डील कर रहे हो unpublished price sensitive information में। दूसरा, communicate such unpublished price sensitive information to any person with or without his request, उसको आप कहते हो insider trading। तीसरा, counsels or procure for any, सर या तो आप डील कर रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो या ले रहे हो, बस इतना ही। या तो आप डील कर रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो या ले रहे हो, इतने को आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। डील कर रहे हो, दे रहे हो या ले रहे हो, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो या ले रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा तो मिनिमम 10 लाख कर देंगे, 1 लाख नहीं, मिनिमम 10 लाख अप टू अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मच? 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द गेन प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच इनसाइडर ट्रेडिंग। 3 गुना लगान देना पड़ेगा। 15H क्या है? H है हॉस्टाइल टेकओवर। हॉस्टाइल टेकओवर, हॉस्टाइल टेकओवर, हॉस्टाइल टेकओवर मतलब क्या सर? अगर आप क्या कर रहे हो? अगर आप सब्सटैंशियल एक्विजिशन कर रहे हो ना, तो लॉ ने बोला भाई कुछ चीज कर देना, सबसे पहले अपना शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज कर देना, उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट कर दियो, पब्लिक ऑफर दे दियो, और जब पैसे आएगा तो पेमेंट कर दियो कंसिडरेशन का। क्या कहा मैंने? पहले तो डिस्क्लोज कर दियो शेयर होल्डिंग, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट कर दियो, फिर पब्लिक ऑफर दे दियो, और जब तुम्हारा सुनो जब तुम्हारा ऑफर आ जाएगा तो कंसिडरेशन का पेमेंट कर देना। ये अगर तुम नहीं करोगे ना, तुमको पेनल्टी लगेगी सेम जो इनसाइडर ट्रेडिंग की लगती है, सेम पेनल्टी जो इनसाइडर ट्रेडिंग की लगती है।
मिनिमम 10 लाख अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। 15HA, हाँ मैंने फ्रॉड किया, हाँ मैंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया। इफ एनी पर्सन इंटेलिजेंस इन फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, FUTP, तो मिनिमम अमाउंट इन्होंने कर दिया 5 लाख रुपए, बाकी सब वही है। मिनिमम अमाउंट इन्होंने 10 लाख की जगह 5 लाख कर दिया। बोले थोड़ा तो कम है भाई इनसाइडर ट्रेडिंग से, तो 10 लाख की जगह 5 लाख कर देते हैं, बाकी हायर लिमिट वही रहेगा। 15HAA क्या है? अगर आप डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, म्यूटिलेट, फॉल्सिफाइड या सीक्रेट करते हो किसी डॉक्यूमेंट को, अगर आप किसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, अगर आप कोई रेगुलेटरी डेटा डाउनलोड करते हो, या अगर कंप्यूटर में वायरस इंट्रोड्यूस करते हो, डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेटाबेस, या फिर कोई भी और ऐसा काम करते हो, इन सब काम में अगर सपोर्ट भी करते हो, तो आपको 1 लाख रुपए मिनिमम लगेगा अप टू हायर ऑफ 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब बोले बैठे बैठे कौन सा छेड़े, हाँ ये छेड़ देते हैं, फिर नहीं फिर ये छेड़ देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, मिनिमम 1 लाख ही रखते हैं भाई, हायर अपन 25 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर देते हैं और 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। सर 15G जो है वो है 10, 15G से आप ऐसा समझ लो आपका एक दूसरा बेस शुरू हो जाता है, 10 लाख से लेकर के 25 करोड़ और 3 टाइम्स तक। आपका 15H में भी वही रहता है, हॉस्टाइल टेकओवर में। HA में क्या हो जाता है, इन्होंने बोला थोड़ा कम कर देते हैं, 10 लाख को 5 लाख कर देते हैं। और जो आपका फिर आपका जो 15HAA है, उसमें इन्होंने बोला 10 लाख को तो 1 लाख कर देते हैं वापस, और जो 25 करोड़ है ना उसको 10 करोड़ कर देते हैं। हेंस 1 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज पर डे। तो आप ये देख सकते हो सर कि 15 से 15G से लेकर के 15HA तक आपका 1 लाख रुपीज, HAA तक 1 लाख रुपीज पर डे की लिमिट और नहीं लग रही है, और इनफैक्ट HB में भी नहीं लग रही है। HB में क्या है सर, है बाकी, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है HAA का, और ये EBEC का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। HAA ऐसे याद रखना, हाँ मैंने ना वायरस घुसेड़ दिया, ऐसा समझ लेना। हाँ मैंने लंबा हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले वाले हाँ में आपने फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया था। तो अभी 15HB क्या है सर, है बाकी। अगर हमने कहीं और कोई पेनल्टी नहीं बोली तो मिनिमम 1 लाख, ऊपर मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। सर ये तो पेनल्टी अच्छा है, एक बार बोलो है बाकी का पेनल्टी क्या था? अरे एक बार बोलो है बाकी का क्या पेनल्टी था? अरे है बाकी का क्या पेनल्टी था? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। तुम लोग को मैं पागल लगता हूं, मैं तुमको बोलने के लिए बोलता हूं, तुम बोल नहीं रहे हो, नालायक कहीं के। ये उनके लिए था जो नहीं बोल रहे। श्रुति बोलेगी सर आप तो सुनते ही नहीं हो, मेरी बात सुनो। 15HB तक आपका हो गया क्या, आपके सारे पेनल्टीज डिसाइड हो गए। अब पेनल्टी एडजुडिकेट कौन करेगा सर, अब बताएगा कौन कितनी पेनल्टी लगनी है? पावर टू एडजुडिकेट कौन एडजुडिकेट करेगा, मेरी बात सुनो सर। ये जो 15A से 15HB तक की सारी पेनल्टी है ना, ये एडजुडिकेट करेगा एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो कौन होगा, कम से कम डिवीजन चीफ के लेवल का बंदा होगा। तुम ऐसा याद रखना, अपने भुवनेश्वर का डिवीजन चीफ जो है ना, जो भुवनेश्वर का डिवीजन चीफ है, या फिर जो भी तुम्हारा सिटी कैपिटल है उधर का डिवीजन चीफ के बंदे तक का लेवल का बंदा होगा। क्योंकि एग्जाम में ये लोग देंगे भाई, ये लोग ऐसा ही करते हैं आजकल, ये लोग ना ऐसा ही कर रहे हैं, डिवीजन चीफ के बंदे तक के लेवल का होगा। उसके पास क्या पावर होगी, वो आपको बुला सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, और फिर उसके बाद अगर नॉन कंप्लायंस से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो पेनल्टी लगाएगा। क्या बोला मैंने, वो बुला सकता है आपको, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, नॉन सेटिस्फाई अगर होगा तो वो आपसे, नॉन कंप्लायंस से अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको पेनल्टी लगा देगा। सर बोर्ड उस पेनल्टी को कम या ज्यादा कर सकती है क्या? जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी, क्या बोर्ड उसको कम या ज्यादा कर सकती है? बोर्ड उसको सिर्फ एनहांस कर सकती है, सिर्फ ज्यादा कर सकती है उस पेनल्टी को, अगर उसको लगता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ऑफिसर इज एरोनियस टू द एक्सटेंट दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अगर उसको लगता है सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ILFS का जो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उस पे सेबी बोर्ड ने पेनल्टी उठा करके 25 लाख से 1 करोड़ कर दिया। बोले भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटीज मार्केट का ध्यान रखना, अगर तुम पे कम पेनल्टी लगाएंगे ना, इट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड हेंस वी आर एनहांसिंग द पेनल्टी। बट ऑर्डर कब दोगे सर, जिस दिन आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया उसके 3 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर देना, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और डिस्पोजल ऑफ द अपील अंडर सेक्शन 15T। एक करेक्शन कर लो सर, एक करेक्शन कर लो, ये जो 3 मंथ्स फ्रॉम है ना, इसको यहां से काटो और ये 3 मंथ्स फ्रॉम को यहां लिख दो, दोनों के ऊपर 3 मंथ्स फ्रॉम, 3 मंथ्स फ्रॉम। तुमको पढ़ के लॉजिकली चैलेंजिंग नहीं लगा ये थोड़ा? तुमको अपील का प्रोविजन समझ आ गया है? तुमको क्या अभी सुनो, बताता हूं क्या लिखा था पहले ये लिखा था कि भैया तुम अपील कब तक, तुम ऑर्डर कब तक पास कर सकते हो। तो पहले लिखा था कि डेट ऑफ ऑर्डर जिस दिन पास हो जाता है या डेट ऑफ अपील जिस दिन पास हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर। अरे अर्लियर तो डेट ऑफ ऑर्डर ही होएगा ना भाई, विच एवर इज अर्लियर क्या होता है? तो इसको ना 3 मंथ्स फ्रॉम, ये दोनों डेट को अलग अलग कर दो। वेरी गुड, आदित्य ने पहले ही कर दिया था, नहीं श्रुति ने पहले ही कर दिया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रिंस कह रहे सही तो है सर, पर सर विच एवर इज अर्लियर एक्चुअली लॉजिकल नहीं है। अगर आप इसको चाहिए ना, आप इसको काट दो, लॉ में वैसे लिखा है, लेकिन विच एवर इज अर्लियर की बात ही नहीं है। अब सर सुनो, 15J क्या है, आप जब ऑर्डर पास कर रहे हो तो आप क्या चीजें कंसिडर करोगे? जब आप ऑर्डर पास कर रहे हो, आप ये देखोगे सामने वाले ने कितना कमाया, सामने वाले ने कितना गवाया, और कितना रेपिटेटिव ट्रांजैक्शन है, द अमाउंट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज एज अ
result of the default, disproportionate gain or advantage, amount of loss cost to the investors, and the repetitive nature of default, amount of disproportionate gain or unfair advantage, amount of loss cost to the investor और the repetitive nature. ये चीजें, ये फैक्टर देख करके सर तीन फैक्टर क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज. सर बोलो ना, जैसे कल एग्जाम है आपका, बोलो ना क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, एंड द रेपिटेटिव नेचर, डिस्प्रोपोर्शनेट गेन, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट एंड द रेपिटेटिव नेचर. उसके बाद 15 जितनी भी आपने पेनल्टी लगाई ना वो चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. अब तक तीन फंड आ गए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड, आपका जनरल फंड, और ये आ गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. 15 सेटलमेंट की बात करते हैं. सेटलमेंट किसके साथ कर सकते हो आप, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग्स का सेटलमेंट कर सकते हो. पर्सन अगेंस्ट होम सच सिविल प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड में अप्लाई टू बोर्ड प्रपोजिंग सेटलमेंट. की बोर्ड अपन को ना सेटलमेंट करने का है, बोर्ड देखेगा नेचर, बोर्ड देखेगा ग्रेविटी और इंपैक्ट. अगर ग्रेविटी, नेचर और इंपैक्ट देख के बोर्ड को लगता है कि हां भैया सेटल कर सकते हैं तो वो सेटलमेंट के लिए अग्री कर जाएगा. लेकिन जो ये सेटलमेंट का या नॉन सेटलमेंट का ऑर्डर पास हुआ है ना, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं बैठेगी. भाई तू उसको लेकर के सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में मत चले जाइयो. और जो सेटलमेंट का अमाउंट आएगा ना, उसमें से पहले डिस्गॉस्ड अमाउंट हटा देना, लीगल एक्सपेंस का अमाउंट हटा देना, और जो बचेगा उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल देना. सर क्या क्या हटा देना सेटलमेंट अमाउंट में से, डिस्गॉस्ड अमाउंट हटा देना, लीगल कॉस्ट की अमाउंट हटा देना, और पैसों को डाल देना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. डिस्गॉस्ड अमाउंट कहां जाएगा सर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में, और लीगल कॉस्ट कहां जाएगा, आपका जनरल फंड में. तो एक तरह से इनकम आया और खर्चा हो गया. तो 15 भी था सर सेटलमेंट क्या था, अगर आप बोर्ड को दोगे एप्लीकेशन सेटलमेंट के लिए तो सेटलमेंट के लिए अग्री कर जाएगा, कर सकता है, मे है. तो कौन से तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नेचर, ग्रेविटी और इंपैक्ट. अगर उसको देख करके लगता है सेटल कर देना चाहिए, सेटलमेंट का ऑर्डर पास कर देगा. लेकिन ऑर्डर हाँ हो या ना हो, ऑर्डर हाँ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम अपील लेकर के सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास मत चले जाना. सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन होता है सर, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में तीन लोगों को बैठाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर. बोलो एक बार, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर. ये तीनों लोग आकर के बैठेंगे आपके सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में. अब सर सुनो, क्वालिफिकेशन क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ना बहुत बड़ा जज होगा. बहुत बड़ा जज मतलब क्या, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज है, या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, या फिर 7 साल या उससे ज्यादा उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, 7 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है. जुडिशियल मेंबर में कौन होगा सर, जुडिशियल मेंबर में होगा हाई कोर्ट जिसके पास 5 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट का जज. और टेक्निकल मेंबर में कौन होगा भाई, टेक्निकल मेंबर में या तो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, या फिर वो आईएएस जिसके पास 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. आईएएस मतलब क्या सर, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग नॉलेज, और जिनके पास 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंस सेक्टर. ये आपके तीन प्रोविजन हो गए सर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बात करके. क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो सीजेआई से ही बात करोगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. और टेक्निकल मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा सर, टेक्निकल मेंबर को सर्च कम सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करेगी, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी. और उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, चेयरपर्सन और 3 मेंबर. चेयरपर्सन कौन होगा, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यही चेयरपर्सन बन जाएगा. और 3 मेंबर कौन होगा, आपके इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्ट्री, आपकी लीगल अफेयर्स का मिनिस्ट्री, और आपके फाइनेंशियल सर्विसेज का मिनिस्ट्री. इकोनॉमिक, फाइनेंस, लीगल. फाइनेंस, इकोनॉमिक, लीगल, हाँ ये एचआर है. झरना ये एचआर है. ये एचआर मिलकर के आपके लिए टेक्निकल बंदा सिर्फ ढूंढेंगे. जुडिशियल मेंबर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ढूंढना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में करेगा. इन लोग का टेन्योर क्या होगा सर, 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे, रीअपॉइंट हो सकते हैं, 70 साल तक ऑफिस होल्ड करेंगे. 70 साल तक के बाद चलते बनना. क्यों सर, वहां पे 65 था, यहां पे 70 है. अरे भाई 65 साल के बंदे का अपील 70 साल के बंदे के पास लेके जाओगे ना, इसलिए सेबी का अपील लेके सैट के पास जा सको, इसलिए इन्होंने 70 साल का बोला. सर ये लॉजिक लॉ ने भी नहीं सोचा होगा जितना मैंने सोच लिया. वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आपने कोई वैकेंसी कर दिया, डिफेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके फंक्शन में. लेकिन कुछ लोग हैं जो सैट के मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है. पहला, अगर आप मेंबर हो सेबी बोर्ड के, इरडा के या पीएफआरडीए के. किसके सर, सेबी के, इरडा के या पीएफआरडीए के. आप क्या हो, अगर आप मेंबर हो, या फिर मेंबर नहीं हो, आप पर्सन हो जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हो, इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. बोर्ड में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल होता है ना, उसी लेवल के बंदे अगर आप हो, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हो सेबी बोर्ड में या आईआरडीए में या पीएफआरडीए में, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए जब तक आपकी सर्विस चल रही है. और सर्विस खत्म होने के बाद भी 2 साल तक के लिए डिस्क्वालिफाइड हो गए. सर 2 लोग डिस्क्वालिफाइड है. कौन 2 लोग डिस्क्वालिफाइड है, एक तो जो मेंबर है और दूसरे जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लेवल के लोग हैं, ईडी के लेवल के लोग हैं. और कितने साल के लिए डिस्क्वालिफाइड होंगे सर, जब आपका सर्विस चल रहा है और उसके बाद 2 साल और डिस्क्वालिफाइड रहोगे. और सैलरी जो होगा सर वो प्रिस्क्राइब करेंगे. वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ द मेंबर. सर देखो टेंपरेरी वैकेंसी होती तो अपन बात ही नहीं करते, अपन बात करते हैं इन केस ऑफ अदर देन टेंपरेरी वैकेंसी. तो अगर अदर देन टेंपरेरी वैकेंसी है तो क्या, उसको सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगा। कौन भरेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगा, और जब भर देगा तो जिस दिन वैकेंसी भरी उस दिन से कैरी ऑन होगा एक्टिविटी। लेकिन अगर चेयरपर्सन की पोजीशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन अगर खाली हो जाती है ना, तो जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर, क्या बोला मैंने, सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर जो है वो जाकर के क्या बनेगा, चेयरपर्सन की गद्दी में बैठेगा। आपका टेक्निकल मेंबर नहीं बैठेगा सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की गद्दी में, और जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर है तब तक बैठेगा जब तक नया प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट कर देते। अब सर रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात कर लेते हैं। क्या आप रिजाइन कर सकते हो? हाँ, रिजाइन कर लेते हो। रेजिग्नेशन आपका इफेक्टिव कब होगा दोस्तों? रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा जो तुम्हारा डेट तुमने रेजिग्नेशन नोटिस में लिखा है, या जिस दिन तुम्हारा रेजिग्नेशन नोटिस पहुंच गया बोर्ड के पास, जो आपने डेट लिखा है, या जिस दिन आपका लेटर पहुंच गया, whichever is later। ऐसा आपने सेक्शन 168 में पढ़ा था कंपनीज एक्ट के। यहां पे रेजिग्नेशन में वो नहीं है, यहां पे लिखा है रेजिग्नेशन पीरियड जो है आपका 3 महीने का रहेगा। लेकिन उसके पहले अरे सुन नहीं रहे हो, मैंने तुमको जो बोला वो मैंने कंपनीज एक्ट का बोला। यहां पे क्या लिखा है? 3 महीने के लिए वैलिड होगा, लेकिन उसके पहले अगर तुम्हारा सक्सेसर ऑफिस एंटर कर जाता है, या अगर तुम्हारे ऑफिस का टर्म एक्सपायर हो जाता है, तो whichever is earliest आपका क्या हो जाएगा, रेजिग्नेशन। आप अपना रेजिग्नेशन दोगे इन राइटिंग, रेजिग्नेशन टू एड्रेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आप किसको दे रहे हो सर? याद रखना, सेबी बोर्ड को नहीं, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो कि भाई मैं तो जा रहा हूं, रेजिग्नेशन 3 महीने के लिए वैलिड होगा, जब या फिर सक्सेसर अपॉइंट एंटर नहीं कर जाता, या फिर आपकी टर्म खत्म नहीं हो जाती। रिमूवल कौन रिमूव कर सकता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिमूव कर सकता है आफ्टर ऑर्डर बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो भाई, आप किसको रिमूव करने की बात कर रहे हो? आप समझ रहे हो? आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जुडिशियल मेंबर को रिमूव करने की बात कर रहे हो। अरे वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो उनको निकालने के लिए ना तुमको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एक ऑर्डर लेना पड़ेगा। और रिमूव कब करोगे सर? कौन से ग्राउंड्स में रिमूव कर सकते हो आप उनको? आई एम ऑफ अब्यूज तो है ही, इनसॉल्वेंट, माइंड की जगह इन्होंने लिखा फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी। तीसरा, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस involving moral turpitude, abused your position so as to render continuation detrimental to the public interest, और लास्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट अक्वायर किया है जो प्रिजुडिशियली अफेक्ट करता है आपके फंक्शन को। लास्ट क्या है? आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट अक्वायर किया है। उसके बाद सर ये सब तो बकवास है। अपील टू सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल। अपील टू सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल क्या होता है सर? अगर आप अग्रीव्ड हो किसी के ऑर्डर से, किसके ऑर्डर से सर? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से, या सेबी से, या आईआरडीए से, या पीएफआरडीए के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो। याद रखना, यहां पे जहां सेबी आता है उसके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला करके आईआरडीए और पीएफआरडीए भी आ जाता है, तो वो लोग अपील कर सकते हैं सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल को 45 डेज के अंदर। अगर आप 45 डेज के अंदर नहीं कर पाए तो आपको कॉन्डोनेशन फॉर डिले मिलेगा। और सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल के ऊपर भी जाना है सर, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए नहीं जा सकते। 60 डेज के अंदर चले जाना, अगर चाहिए तो और 60 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम 120 डेज। अब सर जब आप सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल के पास जाते हो ना, वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद सेट असाइड करेगा, कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा आपके ऑर्डर को। और सुनो सर, ये जो ऑर्डर है ना उसको 6 महीने के अंदर डिस्पोज कर देना। वैसे तो कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके, लेकिन यहां तो चाहिए तो आपको ऊपर लिख दो 6 महीने के अंदर डिस्पोज कर देना, आपका काम खत्म हो गया। उसके अलावा सर पावर एंड प्रोसीजर ऑफ सैट, हमको पता है भाई, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर तुमको नहीं लगेगा, तुम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से बाउंड हो, तुम्हारे पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाएगी पार्सेरो के थ्रू, वही। उसके अलावा सर अपील टू सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन हमने ऊपर कवर कर लिया कि आप 60 दिन के अंदर अंदर जा सकते हो। ये था सर आपका सैट, ये था पूरा का पूरा सैट की सैट बन रहा है, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयर और जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर अपॉइंट हो रहे हैं। आपका वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, और आप अपॉइंट कब नहीं हो सकते एज अ मेंबर ऑफ दी सैट, और उसके बाद वैकेंसी होगी तो क्या होगी, उसको कौन अपॉइंट करेगा, रिमूवल कैसे होगा, रेजिग्नेशन कैसे होगा, रेजिग्नेशन के लिए 3 महीने का नोटिस दोगे, उसके पहले आप क्या करोगे, सक्सेसर अपॉइंट हो गया और एंटर कर गया ऑफिस तो चले जाना, या तुम्हारी टर्म एक्सपायरी होगी तो चले जाना। और उसके बाद रिमूवल कर सकते हो आई एम ऑफ फाइनेंशियली अब्यूज्ड। आई एम ऑफ फाइनेंशियली अब्यूज्ड मतलब क्या? अगर आप फाइनेंशियली इंटरेस्ट अक्वायर कर लिए जिसकी वजह से आपका कंटिन्यूएशन प्रेजुडाइज हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू मत करना। अपील 45 डेज के अंदर सैट के पास होती है और 60 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल होती है। समझे सर? आप सुनो, सेक्शन 16 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस, ठीक है। सेक्शन 17 सुनो सर, सेक्शन 16 छोड़ दो, सेक्शन 17 सुनो मेरी बात। सेक्शन 17 क्या कहते हैं? सेक्शन 17 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द बोर्ड को आप सुपरसीड कर सकते हो, बोर्ड का पावर पूरा छीन सकते हो 3 केस में। ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेव इमरजेंसी इफ द बोर्ड इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज ड्यूटीज, अगर आप इमरजेंसी की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, इफ देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट, इफ देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शंस दे रहा है लेकिन आप उसका कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, एंड एज अ रिजल्ट उस बोर्ड का फाइनेंशियल पोजीशन डिटोरिएट हो गया है, या फिर अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में आपको लगता है कि आपको
सुपरसीड करना है तो सुपरसीड कर लेना, लेकिन 6 महीने से ज्यादा के लिए सुपरसीड मत करियो। लॉ क्या कहता है भैया, 3 केस में तुम सुपरसीड कर सकते हो। पहला, अगर ग्रेव इमरजेंसी हो रहा है जिसकी वजह से बोर्ड अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे। दूसरा, अगर आपने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए जिसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है, नॉन कंप्लायंस की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन डिटोरिएट हो रही है। और अगर तीसरा, अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको सुपरसीड कर लेना चाहिए, तो 6 महीने से ज्यादा के लिए आप सुपरसीड नहीं करोगे, लेकिन सुपरसीड कर सकते हो। सुपरसीड करते ही क्या होगा दोस्त, 3 चीजें होंगी वापस से, मेंबर का कुछ होगा, पावर का कुछ होगा और प्रॉपर्टी का कुछ होगा। मेंबर क्या हो जाएंगे सर, सस्पेंड। मेंबर हो जाएंगे सस्पेंड। सस्पेंड नहीं सर, मेंबर हो जाएंगे वेकेट, उनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। सस्पेंशन नहीं चल रहा है सर, वेकेशन, छुट्टी। प्रॉपर्टी का क्या होगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेस्ट हो जाएगा, और पावर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेस्ट हो जाएगा जब तक आपका बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर वेस्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें होंगी सर, मेंबर, पावर, प्रॉपर्टी, मेंबर, पावर, प्रॉपर्टी, ये तीनों चीजें होंगी। अब सर क्या होगा, जब आपका ना बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। अब जब आपका बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, आप फ्रेश अपॉइंटमेंट करोगे, तो जो बंदा, हाँ राशि करेक्ट, जो बंदा जिसने वेकेट किया था, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? नहीं, ही शैल नॉट बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालीफाई। ऐसा जबरदस्ती का मत मान लेना, उसको मौका देना। और सर ये जो आपने होशियारी में ऑर्डर पास किया है ना सुपरसीजन का, इसको जरा जाके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी तो रख देना, देखते हैं ना कांग्रेस के सामने तुम्हारी कितनी चलती है। हाँ वेरी गुड, प्रिंस कहते हैं मेंबर घर जाओ, प्रॉपर्टी पावर ले लो और प्रॉपर्टी हमारी। सुनो, सेक्शन 18 रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स, मेरी बात सुनो, बोर्ड जो है वो फर्निश करेगा रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स 90 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। सीजी एक रिपोर्ट दिखाएगा जो ट्रू एंड फुल एक्टिविटीज दिखाएगा, और सीजी उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेगा। ये इन्होंने ना सर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने एक रिस्पांसिबिलिटी दी कि भैया एक रिपोर्ट और रिटर्न बना करके तुम हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखवा देना। सर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स या उनके मेंबर्स कोई भी काम गुड फेथ में करते हैं ना, तो नो सूट्स, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग। सर एसपीएल, सूट्स, प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशंस और अदर लीगल प्रोसीडिंग। सूट्स, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, ये गुड फेथ में अगर आपने काम किया ना, तो आपके अगेंस्ट कोई भी सूट्स प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। अब सर बात करते हैं ऑफेंसेस की। मैंने आपको क्लास में समझाया था फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस होता है। पेनल्टी क्या होता है, जो छोटे छोटे लोग लगा सकते हैं, जैसे कि सेबी बोर्ड ने लगा दिया। लेकिन फाइन क्या होता है, फाइन होता है सर जो स्पेशल कोर्ट लगाते हैं या फिर जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं। ऑफेंसेस, सेक्शन 24 क्या है, ऑफेंसेस। ऑफेंसेस के बारे में क्या कहता है, विदाउट प्रेजुडिस टू द अवार्ड ऑफ पेनल्टी बाय द बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। क्या होगा, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो इंप्रिजनमेंट होगी 10 साल तक की और 25 करोड़ तक का फाइन लगेगा। लेकिन आपको जो पेनल्टी इंपोज किया है वो अगर आपने नहीं पे किया है ना, तो 1 महीने से 10 साल तक की जेल होगी और आप पे फाइन लगेगा 25 करोड़ तक का। तो फाइन तो सर 25 करोड़ तक का लगेगा, जेल 1 साल तक की हो सकती है। अगर आपने पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया तो 1 महीने से लेकर के 10 महीने तक 10 साल तक होगा। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट सर। सबसे पहले कौन दे रहा है इम्यूनिटी, सेबी बोर्ड की सेंट्रल गवर्नमेंट? सर सेबी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा कि हमको, सर मेरे को ना एक बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को पता नहीं, आप लोगों ने शायद क्वेश्चन बैंक में देखा होगा, अगर सेबी रिकमेंडेशन नहीं देगा ना तो सेबी इम्यूनिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी ग्रांट नहीं कर सकता, बिकॉज रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। तो सेबी रिकमेंडेशन देगा, और अगर उसको लगता है कि एवरेज पर्सन जो गिल्टी है उसने सारा डिस्क्लोजर कर दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इम्यूनिटी दे सकता है 2 चीजों से। पहला, आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। दूसरा, आप पे कोई इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी नहीं होगा। पहला, आप पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, दूसरा इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी नहीं होगा। ये दोनों में से कुछ भी, या दोनों, उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। लेकिन कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया है। प्रोसिक्यूशन शुरू होने के पहले अगर आप सब डिस्क्लोज कर दोगे तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। सर एक बार बोलो, प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया तो इम्यूनिटी मिलेगी? आपने प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया, डर डर के बोला अरे मैं सब बता देता हूं इम्यूनिटी मिलेगी, नहीं भैया, प्रोसिक्यूशन शुरू होने के पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और जो इम्यूनिटी है ना वो विड्रॉ हो जाएगी अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं किया, या फिर पता चला तुमने फॉल्स एविडेंस दे रखा था। अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं किया और अगर तुमने फॉल्स एविडेंस दे रखा था, तो सर विड्रॉल ऑफ इम्यूनिटी हो जाएगा। इम्यूनिटी क्या होता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर सेबी ने रिकमेंड किया और एलिज्ड पर्सन जो है ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर कर दिया, तो आप उसको प्रोसिक्यूशन से माफी दे सकते हो और पेनल्टी से भी माफी दे सकते हो, लेकिन कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर प्रोसिक्यूशन चालू हो गया है। सेक्शन 24 है कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, वो अपन पढ़ेंगे। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है। स्पेशल कोर्ट पे आ जाते हैं सर। स्पेशल कोर्ट पे सुनो मेरी बात, व्हाट इज स्पेशल कोर्ट? स्पेशल कोर्ट क्या होता है सर? एक कोर्ट है जो स्पीडी ट्रायल के लिए, इस एक्ट के अंडर स्पीडी ट्रायल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, स्पेशल कोर्ट बनाया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिल करके। इसमें कौन बंदा बैठेगा? इसमें सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो है वो बंदा आकर के बैठेगा। कौन से ऑफेंस ट्रायलेबल होंगे सर स्पेशल कोर्ट में? वो ऑफेंस जो सेबी में पनिशेबल है ना, वो ऑफेंस यहां पे स्पेशल कोर्ट में ट्रायलेबल होंगे। और वो सेबी स्पेशल कोर्ट के ऑफेंसेस के ऑर्डर का अपील कहां जाएगा? तो तुम ना स्पेशल कोर्ट को ऐसा मान लेना कोर्ट ऑफ सेशन है, और जैसे कोर्ट ऑफ सेशन का अपील हाई कोर्ट के पास जाता है, वैसे ही स्पेशल कोर्ट का अपील जो है हाई कोर्ट के पास चला जाएगा।
सेक्शन 27 कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कंपनीज वो अपन पढ़ लेंगे। सेक्शन 28, सेक्शन 28 रिकवरी ऑफ अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो, किसी भी हालत में अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो, इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे एनी पेनल्टी अंडर दिस एक्ट और कंप्लाई विद द डायरेक्शन फॉर रिटर्न ऑफ मनीज फॉर डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर। मतलब सर यहाँ पे डिस्गॉर्जमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोला था हमको डिस्गॉर्ज करना है और वो पैसे आप नहीं दे रहे हो, या फिर अगर फेल्स टू पे एनी ड्यूज टू दी बोर्ड, अगर बोर्ड को कोई पैसे देने और अगर आप वो पैसे नहीं दे रहे हो, मतलब पेनल्टी नहीं दे रहे हो, डिस्गॉर्जमेंट का पैसा नहीं दे रहे हो और कोई ड्यूज का पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होगा समझना सर, एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होगा। रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होगा, द ऑफिसर ऑफ बोर्ड एम्पावर्ड बाय द ऑर्डर। वो रिकवरी ऑफिसर एक स्टेटमेंट ड्रॉ करेगा और उसमें अमाउंट लिखेगा कि भैया तुमसे कितना पैसा रिसीवेबल है, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे वो आगे प्रोसीड करेगा क्या करने के लिए, आपके बैंक अकाउंट को अटैच करने के लिए, आपके प्रॉपर्टी को, वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, प्रॉपर्टीज को अटैच करने के लिए, प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए फिर एक पर्सन को अपॉइंट करेगा और आपको अरेस्ट करके प्रिजन में डिटेन करवा सकता है। अरेस्ट ऑफ सच पर्सन इन डिटेंशन इन प्रिजन, ये सारी चीजें कौन कर सकता है सर, आपका रिकवरी ऑफिसर कर सकता है। एंड द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट शैल अप्लाई। जो लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं वो लोग एक बार ध्यान दे देना रिकवरी का क्या प्रोसीडिंग होता है, और जो रिकवरी ऑफिसर है वो असिस्टेंस ले सकता है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से फॉर सच रिकवरी। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको नोट्स में समझा देता हूं क्योंकि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, अगर ये बंदा है हर्षद मेहता और हर्षद मेहता ने अपनी प्रॉपर्टी या अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो जिसको ट्रांसफर किया क्या उसके ऊपर भी हम अटैचमेंट कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो लॉ कहता है सुन भाई, ये जो तेरे पैसे हैं ना, वो तुमने अगर अपनी वाइफ को या अपने माइनर सन को या अपने माइनर चाइल्ड को, कहता हूं मैं माइनर चाइल्ड को, या अपने मेजर सन किए वाइफ को या इसके माइनर चाइल्ड को, अगर आपने क्या किया है, पैसे ट्रांसफर किए हैं, क्या किया है सर, अगर अपने वाइफ को, माइनर चाइल्ड को और वाइफ ऑफ सन्स वाइफ और सन्स माइनर चाइल्ड, अगर इन लोगों को अगर पैसे ट्रांसफर किए ना, तो इन लोगों के का भी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगा। और अगर ये माइनर कल को मेजर भी बन जाता है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि तुमने कब ट्रांसफर किया था। अगर आपने ये ट्रांसफर जो है ना, जो आपका सेटलमेंट वो बना था ना, रिकवरी सर्टिफिकेट, उसमें आपने लिखा था 10 करोड़ रुपए लेने, 10 करोड़ के साथ आपने डेट भी लिखा था कि भैया 1 जनवरी से ड्यू है ये, तो 1 जनवरी के बाद अगर ये सब ट्रांसफर किया है ना तो प्रॉब्लम है, अगर उसके पहले ट्रांसफर कर दिया तो नहीं, पहले ट्रांसफर कर दिया तो नहीं इंक्लूड होगा। हां सर, मेजर सन एक्सक्लूड होगा, इसलिए उसको लाल पेन से लिखा है, तो मेजर सन एक्सक्लूड हो जाएगा सर। तो इन्होंने क्या बोला, जब आप रिकवरी की बात कर रहे हो ना, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, द पर्सन्स मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी और मनीज हेल्ड इन बैंक अकाउंट शैल इंक्लूड प्रॉपर्टी which is held in bank account on or after the date on which when the amount specified in the certificate has become due was transferred directly or indirectly to his spouse, minor child, son's wife और son's minor child otherwise than for adequate consideration। और जो minor child है ना, वो अगर बाद में मेजॉरिटी भी अटेन कर लेता है तो भी वो इंक्लूड होएगा ही प्रॉपर्टी में, हम तो जब्त करेंगे ही भैया। सेक्शन 28 भी क्या है सर? सर सेक्शन 28 भी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, सेक्शन 28 भी आज जो हमने लाल का और राज का सवाल किया था, मिस्टर लाल ने 70 लाख रुपए रिसीवेबल थे मिस्टर लाल को। सर सुनो, मैं आपको प्रोविजन बताता हूं, चलो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो हाथ के हाथ पॉज करके। क्या था सर लाल और राज का केस, अगर मिस्टर लाल पे डेथ के पहले पेनल्टी लग गई कितने की, 70 लाख रुपए की, तो वो पेनल्टी आप रिकवर कर सकते हो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन होता है सर, जिसने इनका स्टेट इनहेरिट किया है, स्टेट इनहेरिट किया है। अब सर इनका स्टेट था 60 लाख का, इनका 60 लाख का स्टेट था, तो इनको इनहेरिट किया है ना, तो जितना पैसा आपने इनहेरिट किया है उतने तक के लिए आप लायबल हो जाओगे। मतलब आपने 60 लाख इनहेरिट किया है तो 60 लाख की लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल हो जाओगे। अब सर क्या राज के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, क्या राज के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो सकता है? तो लॉ कहता है हां सर, अगर लाल के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते थे ना, तो राज के अगेंस्ट भी कर सकते हो। और क्योंकि लाल ने पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया था, तो उसके अगेंस्ट आप बिल्कुल रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हो। अब दूसरा सवाल है कि आपने राज के अगेंस्ट शुरू तो कर दिया, लेकिन राज से पूरे 70 लाख रुपए निकलवा लोगे क्या? तो लॉ ने कहा 70 लाख पूरे नहीं निकलवा सकते आप क्या करोगे, जितना उसको इनहेरिट हुआ था ना उतना ही पैसा निकलवा सकते हो। पर जितना पैसा इनहेरिट हुआ था, अगर उसमें से कुछ पैसा अगर राज ने मॉर्गेज कर दिया या कुछ और यूटिलाइज कर लिया, तो उतने पैसे के लिए राज जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा, उतने पैसे के लिए राज पर्सनली लायबल हो जाएगा, पर बाकी पैसों के लिए वो उतना ही लायबल होगा जितना उसके पास प्रॉपर्टी आई है। तो सर ये मिस्टर लाल और राज का क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन नंबर था दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, विच क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 18। अरे मैं तो यहां पे तो लिख रखा हूं, क्या यार सुनो, क्वेश्चन नंबर 18 था सर। मेरी बात सुनो, सेबी एक्ट हो गया खत्म,
मम खत्म, मम खत्म। सर ये सेबी एक्ट था। सुनो, सेबी एलओडीआर शुरू कर रहे हैं, मेरी बात सुनो दोस्तों। हाँ हाँ झरना रुक जाओ, बताता हूं। पेपर आएगा ना तुम्हारा, तुम्हारा पेपर मंगवा के बोलूंगा। क्वेश्चन में लिखा तो था, आंसर क्यों नहीं लिखा फिर, नालायक कहीं के। सुनो मेरी बात। हाँ ऋषभ, कुछ तो समझ आएगा, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। सर सेबी एलओडीआर का रिवीजन करेंगे आराम से, झकास है एकदम, कोई टेंशन नहीं है, मेरी बात सुन लो। सर, सर रेडी हो? दिमाग में जा रही चीजें कैसे थोड़ा, तुमको रेडी हो? शुरू करें? अरे Securities Exchange Board of India Listing Obligation Disclosure Requirement, Listing Obligation and Disclosure Requirement 2015 रेगुलेशन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंसोलिडेट ऑल नॉर्म्स रिलेटिंग टू लिस्टिंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सारे रूल्स को इकट्ठा करके एक जगह डाल देना। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी किसको किसको है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमेंडमेंट है, सुन लेना। ये हर वो लिस्टेड एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा रखा है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कौन से डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज? अगर आपने कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को मेन बोर्ड पे, एसएमई एक्सचेंज पे या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवा रखा है, या फिर अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये 2 पॉइंट एक साथ बढ़ना, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी रिसीट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या किसी भी और सिक्योरिटी को। क्या क्या है सर? देखो, एक तरह से इन्होंने लिखा है इक्विटी को आपने मेन बोर्ड पे, एसएमई बोर्ड एक्सचेंज पे, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवा रखा है। दूसरा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। फिर दो सरफेसी वाला पॉइंट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी रिसीट्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारी चीजें अगर आपने लिस्ट करवा रखी, ये सारे क्या है? डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। अगर इनको आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रखा है, आप लिस्टेड एंटिटी हो, और लिस्टेड एंटिटी हो तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके नीचे एक पॉइंट है सर, सुनो। अगर आपका एक मार्केट कैप एक लिमिट को अक्वायर कर लिया, या अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग डेट है, जितना आपका डेट है वो अगर आउटस्टैंडिंग डेट एक लिमिट को मीट कर लिया, और वो लिमिट मीट करने की वजह से आपको कोई प्रोविजन अगर एप्लीकेबल हो जाता है, तो वंस एप्लीकेबल इट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल, रीबाउंड नहीं होगा। मतलब अगर हमने बोला टॉप 1000 कंपनीज को ये काम करना है और आप टॉप 1000 कंपनी में आ गए ना, तो बस एक बार एप्लीकेबल हो गया, फॉरएवर एप्लीकेबल हो गया। रेगुलेशन 17 से शुरू होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने होंगे डायरेक्टर्स, कौन होगा? सर इन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑप्टिमम कंपोजिशन होना चाहिए, लेकिन तुम इसको मिस यूटिलाइज ना करो, इसलिए हम बोल देते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50% से कम नहीं होंगे, शैल नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक वुमेन डायरेक्टर तो कम से कम होनी चाहिए। अब सर चेयरपर्सन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे? एक बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे वो डिपेंड करता है चेयरपर्सन पे। अगर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब वो मस्त एकदम दूर का बंदा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर है, तो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन आपका जो चेयरपर्सन है वो अगर रेगुलर, अगर आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो आपको क्या बैठाना पड़ेगा? एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन सर मान लो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पर ही इज रिलेटेड either he is promoter or related to the promoter or related to any person in the management of the company, अगर मतलब सर वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है ना, तो क्या करोगे? तब भी आपको आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या बैठाना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब एकदम बंदा दूर दूर तक का जान पहचान का नहीं है, तो उसमें 1/3। पर अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो आप एटलीस्ट हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठाओगे। लेकिन सर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पर फिर भी जो आपका प्रमोटर है या प्रमोटर का रिलेटिव है या किसी पर्सन इन मैनेजमेंट का रिलेटिव है, तो आप क्या समझोगे कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और उसमें हाफ आप क्या करोगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा दोगे। सर सुनो, हमने बोला रिलेटेड टू प्रमोटर है। अगर प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी है, तो रिलेटेड टू प्रमोटर मतलब क्या माना जाएगा? रिलेटेड टू प्रमोटर मतलब उसके, देखो रिलेटेड टू प्रमोटर जनरली मतलब माना जाता है डायरेक्टर, नॉमिनी और एम्प्लॉइज। लेकिन अगर प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी है ना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिलेटेड टू प्रमोटर में नहीं माना जाएगा। क्या कहा सर मैंने? इफ प्रमोटर इज अ कंपनी, तो रिलेटेड टू प्रमोटर हो जाएगा डायरेक्टर, नॉमिनी और एम्प्लॉय। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी प्रमोटर है, जैसे कि रिलायंस जियो में मैंने बताया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर प्रमोटर है जो लिस्टेड है, तो जो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, उनको रिलेटेड नहीं माना जाएगा। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरपर्सन बनता है, तो हाफ की 1/3। सर मैंने कहा अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो का प्रमोटर है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो आके अगर रिलायंस जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरपर्सन बनता है, तो आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए?
तो सर आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? आपको हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। सर क्या बोला मैंने? आपका जो प्रमोटर कंपनी है उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटेड नहीं माना जाता है, तो अगर रिलेटेड नहीं माना जाएगा तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही रहेगा, तो आपको हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। मेरी बात सुनो सर, दिमाग में आराम से सोचना बाद में, आप मेरी बात सुनो। उसके बाद मैंने कहा कि अगर डायरेक्टर्स जो है 6 से कम नहीं होने चाहिए टॉप 2000 कंपनीज के लिए, और एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए टॉप 1000 कंपनी के लिए। पर सर ये टॉप 1000 कंपनी कब से है? 1 अप्रैल 2020 से। उसके पहले 500 हुआ करता था ये लिमिट। उसके अलावा सर टॉप कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। अब सर सुनो, एज जो आपके डायरेक्टर्स है उनका मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज होगा, ये तो सॉर्टेड हो गया। लिस्टेड कंपनी में 21 साल से कम का बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। और मैक्सिमम अभी चित्रा रिवीजन क्लास है दोस्त, करेंगे ना बाद में, कैसे डिस्कस करेंगे ना, अभी तो नहीं चला है, अभी तो करते हैं ना, खत्म होने दो। एज क्या है सर? अगर 21 ईयर्स का मिनिमम होगा, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए जो एमडी डब्ल्यूटीडी नहीं है उन लोगों के लिए 75 ईयर्स तक का एज होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर भी अपॉइंट करना है ना, तो बिंदा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना दो। अब सर उसके बाद बोर्ड मीटिंग के कुछ प्रोविजंस। बोर्ड मीटिंग कितने होंगे सर? साल में वही 4 होंगे। मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप 120 डेज का होगा। और कोरम जो है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और 3 डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक लिमिट इन्होंने बढ़ा दिया, 3 डायरेक्टर, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आएगा तो क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। सर आपका जो कंपनीज एक्ट था वहां पे कोरम क्या था? 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। यहां पे वो 2 को इन्होंने कर दिया 3, क्योंकि इन्होंने बोला एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हमको जरूर से चाहिए। उसके अलावा रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट, जो लिस्टेड एंटिटी है ना वो एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनाएगी कि क्या क्या लॉ हमको एप्लीकेबल है और क्या क्या हमने कंप्लायंस किया है। उस रिपोर्ट को बोर्ड रिव्यू करेगा, और जहां जहां नॉन कंप्लायंस दिखेगा ना उसका एक्शन लेगा, उसको करेक्टिव एक्शन लेगा। उसको कहते हैं रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस रिपोर्ट। इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेरी बात ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इवैल्यूएशन, किस बात का इवैल्यूएशन सर? सुनो, आपका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन और उसके इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन कौन करेगा? पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। लेकिन जिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इवैल्यूएशन हो रहा है ना, वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर हु आर सब्जेक्ट टू इवैल्यूएशन शैल नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है। उसके बाद सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मैंने बताया था आपको, सुनना। देखो आज सुबह जो आपको लग रहा था ना इतना सारा, देखो अभी सब याद हो जाएगा आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो? तो इन्होंने कहा भाई देख, हम लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे, तुम मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन सकते हो, और तुम मैक्सिमम 7 कंपनी में लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर बनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो। लेकिन अगर तुम एक भी लिस्टेड कंपनी में एमडी या डब्ल्यूटीडी हो ना, तो उसके बाद सिर्फ 3 कंपनी में आप क्या बन सकते हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और यहां जहां हम लिस्टेड एंटिटी कर रहे हैं ना, हम वो लिस्टेड एंटिटी नहीं बात कर रहे हैं जिसका डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड है, हम सिर्फ वो लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं जिसका इक्विटी लिस्टेड है। तो सर क्या इंडिपेंडेंट, क्या डायरेक्टर में आप ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी गिनोगे? हाँ जी हाँ, इन डायरेक्टरशिप में आप ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी गिनोगे। ऑडिट कमेटी का प्रोविजन सर, कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। आप ऑडिट में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। रेगुलेशन 24 वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ ये मटेरियल सब्सिडरी के लिए कुछ बातें कर रहे हैं और दूसरा अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सर याद रखना, ये सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी की बात ही नहीं कर रहे हैं। सर अनलिस्टेड कंपनी की क्या बात कर रहे हैं? अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के अनलिस्टेड सब्सिडरी हो, तो वो लिस्टेड कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्या है सर? कि आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड का उस अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में बैठाना पड़ेगा, अपना एक बंदा उसमें बैठाना पड़ेगा। मटेरियल सब्सिडरी मतलब क्या सर? या तो मेरा टोटल इनकम, कंसोलिडेटेड टोटल इनकम का 20% से ज्यादा उससे आता है, 20% से ज्यादा है, इक्वल टू 20% नहीं है, उससे आता है। या फिर मेरे कंसोलिडेटेड नेटवर्थ का 20% से ज्यादा नेटवर्थ उससे आता है, तो ये क्या हो जाता है? आपका मटेरियल सब्सिडरी हो जाता है। तो सर आपको मटेरियल सब्सिडरी में, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में एक बंदा बैठाना पड़ेगा। उसके अलावा जो ऑडिट कमेटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगी आपके अनलिस्टेड सब्सिडरी का। सर इतने सारे सब्सिडरीज है ना, उन लोगों का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करना पड़ेगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जो आपकी अनलिस्टेड सब्सिडरी का मिनट्स है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी वो रिव्यू करेगी। उसके अलावा सर जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है ना, उनका जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, वो एक सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस का रिपोर्ट बना करके आपको देगा, जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस में आपने एंटर किया है। सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन मतलब क्या? आपके टोटल रेवेन्यू का 10% या टोटल असेट का 10% या टोटल एक्सपेंस का 10% या टोटल लायबिलिटी के 10% से ज्यादा, मतलब 10% से ज्यादा भरकर ट्रांजैक्शन है, तो उसका रिपोर्ट बना के देगा मैनेजर। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट याद करो ना, 2 3 4, बस 2 3 4 याद करो। 2 3 4 क्या कहते हैं? ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेंगे, मिनट्स रिव्यू करेगा बोर्ड,
एक काम ऑडिट कमेटी को दिया, एक काम बोर्ड को दिया। ऑडिट कमेटी को क्या बोला, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर लेना। बोर्ड को क्या बोला, भाई तू मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग रिव्यू कर लेना। और उनको भी काम दिया कि भैया तुम्हारा जो मैनेजमेंट है ना, वो हमारे बोर्ड को क्या देगा, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस का रिपोर्ट देगा। किसको देगा भाई, हमारे बोर्ड को देगा। तो बोर्ड को बेसिकली दो काम दिया, ये था सारे सब्सिडरी के लिए। लेकिन मटीरियल सब्सिडरी के लिए तीन काम और दिया कि अपने कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा देना। दूसरा, लिस्टेड कंपनी अगर तुम अपने मटीरियल सब्सिडरी का 50% ऐसा शेयर बेचना चाह रहे हो और शेयर ऐसा बेच रहे हो कि तुम्हारा कंट्रोल चला जा रहा है या तुम्हारी शेयर होल्डिंग 50% या उससे कम में आ जा रही है, तो तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या बोला, रिलायंस इंडस्ट्री अगर तू अपने मटीरियल सब्सिडरी का शेयर बेच रहा है और शेयर बेचने की वजह से तेरी शेयर होल्डिंग 50% या उससे कम हो जा रही है या तेरा कंट्रोल सीज हो जा रहा है, तो तू क्या करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन दो कंडीशन में नहीं लगेगा। अगर ये जो तुम सेल ऑफ शेयर्स कर रहे हो ना, दिस इज इन परसुएंट ऑफ अ स्कीम व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द ट्राइब्यूनल या कोर्ट, कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने स्कीम अप्रूव कर दिया, उसके वजह से बेच रहे हो। या अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम सेक्शन 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है उसके तहत अगर सेल कर रहे हो, लेकिन वो जो रेजोल्यूशन प्लान है ना, वो एक दिन के अंदर अंदर तुमने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया। किसको बता दिया सर, स्टॉक एक्सचेंज को अगर बता दिया, तो उसके वजह से अगर सेल हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लिस्टेड एंटिटी अपने मटीरियल सब्सिडरी का अगर असेट 20% से ज्यादा, एक असेट जिसकी वैल्यू 20% से ज्यादा है, वो असेट अगर सेल कर रही है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन नहीं पास करना पड़ेगा अगर कोई स्कीम को कोर्ट ने अप्रूव कर दिया या रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया और वो रेजोल्यूशन प्लान एक दिन के अंदर आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल कर दिया है। अब सर सुनो, अगर आपकी सब्सिडरी लिस्टेड है और उसके नीचे अनलिस्टेड सब्सिडरी है, तो ये प्रोविजन वैसे ही नीचे पास ऑन हो जाएगा। मतलब क्या सर, वेयर अ लिस्टेड एंटिटी हैज अ लिस्टेड सब्सिडरी व्हिच इन इटसेल्फ इज अ होल्डिंग कंपनी, द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड सब्सिडरी इन सो फार एज इट्स अनलिस्टेड सब्सिडरी इज कंसर्न्ड। ठीक है सर, मैंने क्या बनाया समरी, ये आपका मटेरियल सब्सिडी, आपका नॉन मटेरियल समरी। मैंने क्लास में इसको कटाया, मैंने बोला इसको नॉन मटेरियल सब्सिडी की जगह अनलिस्टेड सब्सिडी कर दो, क्योंकि ये पूरे अनलिस्टेड सब्सिडी को एप्लीकेबल होता है। मटेरियल सब्सिडी को 3 एडिशनल कंडीशन एप्लीकेबल होते हैं। क्या क्या है सर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाओगे, डिस्पोज नहीं करोगे शेयर्स और डिस्पोज नहीं करोगे एसेट्स। और अनलिस्टेड के लिए और क्या कंडीशन है सर, अनलिस्टेड के लिए अकाउंट ऑडिट कमेटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगा, बोर्ड मिनट्स रिव्यू करेगा और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट का डेटा आपके पास आ जाएगा। रिविजन द रिविजन, समरी द समरी। मेरी बात सुनो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं रेगुलेशन 26 में। रेगुलेशन 26 बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ चेयरमैनशिप के बारे में। अब आपको पता है भाई, सुबह मैंने बहुत दिमाग खराब किया, अब आपको पता है इसमें हम लोग सिर्फ पब्लिक कंपनी देख रहे हैं, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और इसमें हम सिर्फ ऑडिट कमेटी देख रहे हैं, वो ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी देख रहे हैं बस। क्या बोला सर मैंने, इसमें हम 10 मेंबरशिप और 5 चेयरमैनशिप की बात कर रहे हैं। वो 10 मेंबरशिप और चेयरपर्सन, 5 चेयरपर्सन जो है ना, वो सिर्फ तुम पब्लिक कंपनी में देखोगे। पब्लिक कंपनी भले लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। और जो तुम कमिटीज देखोगे ना, वो सिर्फ ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी देखोगे। एनआरसी वेनआरसी नहीं देखोगे, ऑडिट कमिटी और एसआरसी देखोगे। किसको नहीं देखोगे सर, प्राइवेट कंपनी को मत देखना, सेक्शन 8 कंपनी को मत देखना, फॉरेन कंपनी को मत देखना, वो कंपनी को मत देखना जिसने अपना डेट लिस्ट करवा रखा है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी मत देखना, इन लोगों को मत देखना। उसके अलावा आपकी पब्लिक कंपनी को देख लेना। डायरेक्टर जो है वो लिस्टेड कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि वो कौन कौन से कमेटी में मेंबर है, वरना कैसे पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद सर वेरियस डिस्क्लोजर्स में आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो अगर आपने आईपीओ इशू किया और उससे अगर आपने पैसे रेज किए हैं, तो ये ऑडिट कमेटी को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पैसे तुमने कहां यूटिलाइज किए हैं, मेजर कैटेगरी वाइज यूटिलाइजेशन क्या है, कोई डेविएशन है क्या आपके यूटिलाइजेशन में। और मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट टू ऑडिट कमेटी। सर ना, आप जब आईपीओ करते हो ना, तो आप एक एजेंसी अपॉइंट करते हो जो आप पे निगरानी रखते हैं, तो वो एजेंसी का रिपोर्ट जो है वो भी आप किसको दे दोगे, ऑडिट कमेटी का। रेम्यूनरेशन जो है ना सर, ऑल पेक्यूनरी रिलेशन विद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी डिस्क्लोज्ड इन दी एनुअल रिपोर्ट। सर ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, आई एम होपिंग ऑडिट का पेपर तो साथ में ही है, उसमें आपको ये रटना ही पड़ता है कि आपको ये बताना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। इसमें आप बताओगे कि भैया ओवरऑल आउटलुक क्या है हमारी कंपनी का, कि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसका क्या, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, क्या रिस्क है, क्या कंसर्न्स है, ये पूरा आउटलुक आप दोगे अपने मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में। इंडस्ट्री स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, रिस्क एंड कंसर्न, आउटलुक, डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपने इस साल कैसा परफॉर्म किया, सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन एचआर और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ये आपके ऑडिट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा सर आप बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दोगे, एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जिसमें आप बताते हो कि आपका एनवायरमेंट की तरफ, सोशल की तरफ और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से आपने क्या क्या काम किया है। ठीक है,
ये सब चीजें हैं सर। बेसिक टाइप्स ऑफ कमिटी पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो। 4 तरह के कमिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी और आपका रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। सर टेबल 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 से पढ़ेंगे, टेबल से पढ़ेंगे। पहले ऑडिट कमिटी की बात करते हैं। ऑडिट कमिटी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लिस्टेड एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम सेबी एलओडीआर का पढ़ लेंगे, फिर कंपनीज एक्ट का भी रिवाइज कर लेंगे। सेबी एलओडीआर क्या कहते हैं? अच्छा चलो पहले कंपनीज एक्ट का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमको मजा है। सेबी ऑडिट कमिटी की बात कर रहे हैं सर, सेक्शन 177। ऑडिट कमिटी किसको एप्लीकेबल होगा? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट, लोन डिबेंचर डिपॉजिट, लोन डिबेंचर डिपॉजिट ऑफ मोर देन 50 करोड़ अगर आपका है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और आपको याद होगा, वंस एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉरएवर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ साथ ऑडिट कमिटी का भी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। कितने कितने डायरेक्टर चाहिए सर आपको? कम से कम 3 डायरेक्टर, जिसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेजॉरिटी और साथ साथ में मेजॉरिटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शुड हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रॉडली इतने प्रोविजन थे सर। लेकिन सेबी एलओडीआर कहते हैं हर लिस्टेड एंटिटी को 3 डायरेक्टर चाहिए ऑडिट कमिटी में। ऑडिट कमिटी में जो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर है ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए और एक बंदा तो एक्सपर्ट भी होना चाहिए। उसके अलावा सर जो इंडिपेंडेंट, जो आपका चेयरपर्सन है ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर अब से सिलसिला शुरू हो गया चेयरपर्सन के इंडिपेंडेंट होने का। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होगा और एजीएम अटेंड करेगा। जो कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी है वो बोर्ड की भी कंपनी सेक्रेटरी बनेगी, सॉरी ऑडिट कमिटी की। मीटिंग जो है सर कितने बार मिलोगे? ऑडिट कमिटी के बारे में कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था, यहां उतने ही मीटिंग्स होंगे साल में 4 बार और मैक्सिमम गैप 120 डेज होगा। कोरम क्या होगा सर? कोरम इन्होंने बोला 2 डायरेक्टर्स और 1/3 ऑफ द डायरेक्टर, मतलब इन्होंने नॉर्मल कोरम रखा। लेकिन ऑडिट कमिटी में ये ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। इन्होंने बोला हमको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कम से कम चाहिए। और सर जो भी कमिटी है ऑडिट कमिटी, वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को, हेड ऑफ ऑडिटर, हेड ऑफ फाइनेंस कमिटी, इन लोगों को बुला सकती है अपने ऑडिट कमिटी में डिस्कशन के लिए, लेकिन राइट टू वोट नहीं होगा। ये था ऑडिट कमिटी। अब पढ़ते हैं सर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, डब्बा पैसा। सर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी जो है वो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 178 में लिखा है। उसमें क्या लिखा है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी बनाएगा, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। क्या कहा मैंने? 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। और सर जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे ना, आधे से ज्यादा होंगे। मतलब सर मेजॉरिटी नहीं लिखा इन्होंने लिखा है नॉट लेस देन हाफ, मतलब एटलीस्ट हाफ आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन सर यहां पे इन्होंने क्या बोला? सिमिलर बोला, पर इन्होंने बोला नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे? एटलीस्ट 3। यहां पे ब्रैकेट में लिख लो ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हमने बोला हमको 3 सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे सर? एटलीस्ट 50% विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब सेम ही लिखा है। चेयरपर्सन लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो तो ऑडिट कमिटी में भी लिखा था। कोरम जो होगा वो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स और 2 मेंबर्स व्हिचएवर इज हायर। और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मैंडेटरी है। ऑडिट कमिटी में 2 मैंडेटरी थे। मीटिंग कितनी बार करोगे सर? इन्होंने बोला साल में 1 बार कर ले भाई, बहुत है। और कॉमन पॉइंट ये है सर कि चेयरपर्सन मीटिंग अटेंड कर सकता है एजीएम का। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लिस्टेड कंपनी का चेयरपर्सन है, जैसे पूरे रिलायंस का जो चेयरपर्सन है, वो आकर के, जो लिस्टेड कंपनी का चेयरपर्सन है वो आकर के नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी में मेंबर बन सकता है, चेयरपर्सन नहीं बन सकता। पर सर अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मेंबर बन सकता है। हाँ सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो भी मेंबर बन सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर नहीं बन सकता। सिर्फ वो एक ही एक्सेप्शन दे रखा है कंपनी, ये अपने सेबी एलओडीआर में। अब सर आ जाते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी जो है उसमें भी वापस से 3 डायरेक्टर ही होंगे। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम मांग रहे हैं, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मांग रहे। सर देखो आप सीक्वेंस देखो, आप पहले इसने बोला 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए, फिर इसने बोला आधा इंडिपेंडेंट चाहिए, अब वो कह रहे हैं एक इंडिपेंडेंट रख ले, अगले में बोलेगा भाई एक डायरेक्टर रख ले बस। तो सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। और बोर्ड में कौन होगा? वो अदर मेंबर्स आप बोर्ड डिसाइड करेगा। और एक बार तुमको साल में मिलना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, एक सेकेंड, हाँ जी सर, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में बोल रहा हूं। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में सर एप्लीकेबल टू 1000 कंपनीज, 1000 कंपनी को एप्लीकेबल है, टॉप 1000 कंपनी को। मतलब क्या सर? ये अभी इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इन्होंने बोला कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी बोर्ड के मेंबर होंगे। मतलब सर 3 मेंबर चाहिए जिसमें मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लो, बहुत है। लेकिन अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट्स वाला इक्विटी शेयर है तो आपको 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। चेयरपर्सन जो है वो डायरेक्टर होगा और बाकी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मेंबर हो सकते हैं। चेयरपर्सन एक डायरेक्टर होना चाहिए और
बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। साल में कितनी बार मिलेंगे, इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है भाई, इनको बोला साल में 2 बार मिलना। कोरम 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 इन्होंने बोला 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। कोरम थैंकफुली 1/3 और 2 मेंबर्स इन्होंने लिखा है, डायरेक्टर्स नहीं, विच एवर इज हायर, लेकिन एक डायरेक्टर तो अटेंड करना है। ऊपर इन्होंने बोला 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड करना चाहिए, फिर कहते हैं 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड करना चाहिए, फिर उन्होंने कहा फिर तो कोरम की बात ही नहीं की, और लास्ट में कहते हैं 1 डायरेक्टर अटेंड कर लेना। उसके बाद सर मैक्सिमम गैप कितना होगा, साल में 2 बार मिलोगे तो मैक्सिमम गैप 180 डेज का हमने बोला है। और बोर्ड जो है आपके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करेगा और आप अपने काम के लिए बाहर का हेल्प ले सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में इन्होंने क्या कहा सर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में इन्होंने कहा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा, 3 मेंबर होने चाहिए, वो उसमें से आधे से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, मेजॉरिटी डायरेक्टर होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा लेना और चेयरपर्सन को डायरेक्टर बैठा देना, बाकी सब छोटे मोटे मेंबर्स ले लेना सीनियर मैनेजमेंट वाले। साल में 2 बार मिलना, कोरम 1/3 और 2 मेंबर्स का होगा विच एवर इज हायर, और एक डायरेक्टर तो कोरम में अटेंड आएगा तो ही कोरम माना जाएगा। उसके बाद सर साल में तुम्हारा जो 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग है उसके बीच में गैप मैक्सिमम 180 डेज हो सकता है। इसमें मैंने कुछ करेक्शन करवाया था सर, आपको क्या करेक्शन करवाया था, मैंने क्या करेक्शन करवाया था आपको, इसमें नहीं करवाया था, अच्छा यहीं पे करेक्शन करवाया था, ठीक है, ऑल एनईडी लिखवाया था, इसमें कोई करेक्शन नहीं था ना ये चार्ट में, वाज देयर एनी करेक्शन इन दिस चार्ट, ओके देयर वाज नो करेक्शन इन दिस चार्ट, कूल। सर सुनो, अब आ जाते हैं कंप्लाइंसेस, बस 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 खत्म हो गया, बस 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 खत्म हो गया सर आपका क्वार्टरली कंप्लाइंसेस और एनुअल कंप्लाइंसेस और फिर खत्म। क्वार्टरली कंप्लाइंसेस में 5 कंप्लाइंसेस है, 3 तो 21 डेज के अंदर करने चाहिए। 21 डेज कब से सर, जब आपका क्वार्टर खत्म हो जाएगा, उसके क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद सो जाना, नहीं 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 वो नहीं, जब तुम्हारा क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके 21 डेज के अंदर आप क्या करना, क्वार्टर खत्म हो जाने के 21 डेज के अंदर अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक रिपोर्ट भेज देना। दूसरा इन्वेस्टर का कंप्लेंट का जो क्वार्टर के स्टार्ट में था, जितना आपके ड्यूरिंग आया, जितना आपने रिजॉल्व किया और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको रिपोर्ट कर देना। और तीसरा जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो शेयर होल्डिंग्स है आपके, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो सिक्योरिटीज आप होल्ड कर रहे हो वो चीजें रिपोर्ट कर देना 21 डेज के अंदर। लेकिन सर सुनो, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर लिस्टिंग के पहले, लिस्टिंग के एक दिन पहले भी वापस से शेयर होल्डिंग पैटर्न रिपोर्ट कर देना। और अगर आपने कोई ऐसा कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग किया है जिसके वजह से 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा चेंज हुआ है, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग किया है जिसकी वजह से 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा चेंज हुआ है, तो आपको उस केस में 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और तीसरा सर उसके बाद क्या है, 45 डेज के अंदर, 45 डेज एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर आप क्या करोगे, 45 डेज के अंदर अपना जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्वार्टरली एंड वाईटीडी, ये दोनों आप क्या कर दोगे, रिपोर्ट कर दोगे। और सर अगर आपने कोई फर्दर कोई भी इशू किया है, कोई भी इशू, चाहे वो पब्लिक इशू हो, चाहे वो राइट्स इशू हो, या चाहे वो प्रेफरेंशियल इशू हो, कोई भी अगर इशू किया है तो आप क्वार्टरली स्टेटमेंट तब तक भरते रहोगे जब तक वो इशू का पैसा जो आया प्रोसीड्स वो स्पेंड नहीं हो जाता है। क्या रिपोर्ट भेजोगे सर, आप रिपोर्ट में बताओगे डेविएशन और वेरिएशन। डेविएशन मतलब क्या, हमने किस चीज के लिए पैसा मंगवाया था पर किस चीज के लिए खर्च कर दिया, और वेरिएशन मतलब क्या, जितना पैसा मंगवाया था उसके अलावा कितना खर्च किया। डेविएशन मतलब क्या, इंडिकेटिंग डेविएशन इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। डेविएशन मतलब आपने कौन से ऑब्जेक्ट से डिविएट किया, और वेरिएशन मतलब आपने केपेक्स, सेल्स, मार्केटिंग, उसमें कितना वेरिएशन किया वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो सर ये 5 इंटीमेशन है क्वार्टरली, पहला 3 है 21 दिन के अंदर, एक 45 डेज के अंदर, और एक क्वार्टरली आपका प्रोसीड्स के बारे में। अब सर सुनो, अगर बोर्ड मीटिंग में कुछ डिस्कशन होने वाला है तो वो बोर्ड मीटिंग के कुछ दिन पहले आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट देना पड़ता है, और वो जो कुछ दिन पहले है ना उसमें डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग को नहीं इंक्लूड करना होता है। क्या डिस्कशन होने वाला है सर, सबसे पहला बोर्ड मीटिंग में, अगर बोर्ड मीटिंग में अगर आपका बाईबैक का प्रपोजल, या फिर अगर बाईबैक मतलब आप सिक्योरिटीज वापस ले रहे हो या वॉलंटरी डीलिस्ट कर रहे हो, ये 2 ऑप्शन हो गए सिक्योरिटीज वापस लेने के, बाईबैक और वॉलंटरी डीलिस्टिंग। उसके अलावा या फिर अगर आप कोई इशू कर रहे हो, फर्दर पब्लिक ऑफर, एडीआर, जीडीआर, कन्वर्टेबल बॉन्ड, डेट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, या अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, या अगर आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, या फिर बोनस सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, मतलब सिर्फ या तो आप बाईबैक कर रहे हो या वॉलंटरी डीलिस्टिंग या कुछ भी इशू कर रहे हो, ऐसा कोई बोर्ड मीटिंग में अगर डिस्कशन होने वाला है या डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करने वाले हो, तो वो बोर्ड मीटिंग जिस दिन होगा ना उसके 2 वर्किंग दिन पहले तो आप क्या कर देना, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देना। 2 वर्किंग डे में आप डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ, सर सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना, आपको एमसीक्यू बुकलेट में मैं कराऊंगा, आपको एमसीक्यू बुकलेट मैं कराऊंगा, आपको एमसीक्यू बुकलेट, लेकिन आपको एमसीक्यू बुकलेट में ना इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर मिलेगा। तुम भरोसा रखना 11 वर्किंग डे लिखा है और 2 वर्किंग डे लिखा है, वर्किंग डे लिखा है याद रखना, और डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करना है, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो सर,
पहला तो हो गया 2 वर्किंग डे। अगर आप देखोगे ना ये टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेज के सीक्वेंस में अरेंज्ड है, तो पहला 2 वर्किंग डे हो गया छोटा। उसके बाद सर 5 दिन में अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो ना, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअल हो गया, फाइनेंशियल रिजल्ट अगर डिक्लेयर करने वाले हो तो 5 दिन के अंदर इंटीमेट कर देना, लेकिन 5 दिन में डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इंक्लूड नहीं होगा। अब 7 वर्किंग डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट, अगर रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट किस चीज के लिए हो सकता है सर? डिविडेंड के लिए हो सकता है, बोनस के लिए हो सकता है, राइट इशू के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए रिकॉर्ड डेट हो सकता है। तो वो जो रिकॉर्ड डेट के कम से कम 7 वर्किंग डेज पहले आप क्या कर देना, इंटीमेट कर देना कि ऐसा कोई रिकॉर्ड डेट है। और सर अगर एक लिस्टेड एंटिटी है वो डिविडेंड या कैश बोनस डिक्लेयर करने वाली है ना, तो कम से कम 5 दिन वर्किंग डे पहले आप क्या कर देना, 5 वर्किंग डे पहले आप डिक्लेयर कर देना। शरयू आपका क्वेश्चन मेरे को याद है, आई विल गेट बैक टू यू। तो सर 5 वर्किंग डे पहले लिस्टेड एंटिटी क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा डिविडेंड और कैश सिक्योरिटी। और सर लास्ट 11 वर्किंग डे अगर आपका कोई सिक्योरिटीज है और उसका आपने फॉर्म चेंज किया, मतलब क्या आपने वोटिंग पावर वगैरह चेंज किया, या अगर आपको कोई डिबेंचर रिडीम करना है, अगर आपको कोई डिबेंचर रिडीम करना है या रीपे करना है और उसका टाइम अमाउंट को आपने ऑल्टर किया, तो आपने ऑल्टर किया अगर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज और राइट्स को, या अगर आपने डेट ऑफ रिडेम्पशन को अगर ऑल्टर किया, तो आपको 11 वर्किंग डे पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा। कितने दिन पहले सर? 11 वर्किंग डेज के पहले। ठीक है, उसमें डेट ऑफ इंटीमेशन और वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और सर एक्चुअली ये वाला एमसीक्यू में आस्ट है, 2 वर्किंग डे वाला नहीं, ये वाला 11 वर्किंग डे पहले और 11 वर्किंग डे में डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड हो जाएगा। सर तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका 14 जून को, अगर आप 14 जून को ऑल्टरेशन एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हो, उस बोर्ड मीटिंग में आप क्या डिसाइड करने वाले हो कि मैं डेट ऑल्टर करूंगा इंटरेस्ट या रिडेम्पशन का, इंटरेस्ट के रीपेमेंट का या रिडेम्पशन के रीपेमेंट का डेट ऑल्टर करूंगा, ये डिसीजन आप 14 जून को लेने वाले हो। और मान लो हर दिन वर्किंग डे है, मान लो हर दिन वर्किंग डे है, तो आप कब इंटीमेट करोगे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को? मान लो एवरी डे इज अ वर्किंग डे, व्हेन विल यू इंटीमेट टू स्टॉक एक्सचेंज? तो आप बोलोगे सर 14 माइनस 11, क्योंकि 11 वर्किंग डेज पहले करना है, तो आप बोलोगे 3 जून को करूंगा। लेकिन सर 3 जून और 14 जून को तो इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना है, तो आपको करना पड़ेगा 1 जून को। करेक्ट, 3 जून को और 14 जून को एक्सक्लूड करना है, तो आप करोगे 1 जून को। करेक्ट ना? सेकंड कैसे? सेकंड तो सर ऑप्शन में ही नहीं था ना। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। हाँ नहीं नहीं, 1 तारीख हुआ ना भाई। अरे सुनो, चलो वो कंफ्यूजन अपन एमसीक्यू में हो लेंगे, खत्म हो गया अपना सेबी एलओडीआर। मेरी बात सुनो, एमसीक्यू में कंफ्यूज हो लेंगे सर, मेरी बात सुनो। लास्ट एनुअल कंप्लायंसेस, आपको एनुअल कंप्लायंसेस साल में क्या कंप्लायंसेस करना पड़ेगा? आपको एक तो 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ जो भी आपका ऑडिटर का रिपोर्ट है, और अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो स्टेटमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट क्वालिफिकेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के 60 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद सर अगर रुक जाओ ना झरना प्रिंस, मैं बता दूंगा, बोला ना, मेरी बात तो सुनो दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्टॉक एक्सचेंज एनुअल रिपोर्ट, देखो आपको एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ता है, तो जिस दिन तुम लोग एनुअल रिपोर्ट का डिस्पैच शुरू कर देते हो ना, उसी दिन तुम क्या करना, स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी और अपने वेबसाइट में भी डलवा देना, नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द डिस्पैच टू शेयर होल्डर। और अगर आपने जो एनुअल रिपोर्ट जमा करवाया है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट आया है ना, तो जिस दिन तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होता है उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको इंटीमेट कर देना, अलॉन्ग विद क्या चेंज हुआ है और क्या रीजंस हुए चेंज होने के, क्या चेंज हुआ है और क्या रीजंस हुए चेंज होने के। रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या है सर? अ लिस्टेड कंपनी शेल अपॉइंट अ क्वालिफाइड सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एक अलग से बंदा बैठेगा जो कंप्लायंस ऑफिसर बनेगा। उस कंप्लायंस ऑफिसर का क्या रिस्पांसिबिलिटी होगा कि वो रेगुलेटरी प्रोविजंस जो भी एप्लीकेबल है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाई करे, और कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग विद द बोर्ड, बोर्ड को जो भी चीजें रिपोर्ट करनी है वो करेगा, जो भी आपको फाइलिंग्स वगैरह करने हैं वो करेक्ट है कि नहीं, इंफॉर्मेशन सारे करेक्ट है कि नहीं वो देखेगा। और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन को सर मॉनिटर द ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन, जो आपका वो है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, जो ग्रीवेंसेस रिड्रेस करते हैं उसके ईमेल आईडी को मॉनिटर करने का काम भी इन्होंने कंप्लायंस ऑफिसर को दिया है। पर अपन ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था सर कि कंपनी सेक्रेटरी को ये काम दे देने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बचते, वो लोग भी लायबल होते हैं, ये लोग भी लायबल होते हैं। उसके अलावा कुछ डिस्क्लोजर है सर, उसके अलावा एक लास्ट इंपॉर्टेंट नोट बस ये है, इंपॉर्टेंट नोट बस ये है कि अगर आपके वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चेंज होती है तो चेंज होने के 2 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट में अपडेट कर देना। जैसे कि मान लो आपने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज किया, तो जैसे ही चेंज किया ना उसको 2 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट में अपडेट कर देना। कोई भी अगर चेंजेस करने तो वेबसाइट में 2 दिन के अंदर अंदर कर देना। ये आपका सेबी एक्ट और एलओडीआर था पूरा का पूरा। That's it guys, I really hope you enjoyed the session, I hope you learned a lot.
एंड आई हैव अ सिंसियर रिक्वेस्ट, डू मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो. आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी बट मुझे बहुत अच्छा फील होगा. डू मेक श्योर दैट इफ यू एंजॉयड द रिवीजन वीडियो, डू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. आपको लगता होगा सबको पता है, बट सबको नहीं पता है. आपको फैलाना है कि ऐसे रिवीजन वीडियोस है. एंड डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you get notified about all the latest revision videos and amendment for CA Final November 22 that keeps on coming in this particular channel. Thanks a lot for watching. Do make sure that you comment because as I always say, your appreciation is my motivation. Until then guys, bye bye.